जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त एक स्माइल के साथ में बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और जैसा कि साथी आप सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग आपका एग्जाम से पहले वंडर क्लास का एक प्रॉमिस आप लोगों से कर चुके थे कि हम 15 वंडर क्लासेस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उसके बारे में बता चुका था, हालांकि पहले जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को मैं एक बार इसके बारे में बता दूं। ठीक है, बड़े फोकस के साथ में आप चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो हमारी वंडर क्लास है, इनके बारे में मैं पहले बता दूं कि अगले 15 दिन हम करने क्या वाले हैं। तो जो साथी हमारी वंडर क्लासेस हैं, इनका जो टोटल नंबर रहेगा वो 15 रहेगा, जिसमें हम सबसे पहले दोस्त आपका पॉलिटी की क्लासेस करेंगे। पॉलिटी की 2 क्लासेस होंगी। ठीक है, स्टैटिक इसके बाद हम करेंगे। आप लोग जानते ही हैं सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैटिक जीके का ही रहता है, इसकी 4 क्लासेस होंगी। इसके बाद में दोस्त हम स्टैटिक के बाद में जो करने वाले हैं, आपका ज्योग्राफी की क्लासेस करेंगे। 2 क्लासेस ज्योग्राफी की होंगी। हिस्ट्री की साथ ही इसमें 2 क्लासेस होंगी। ठीक है, हिस्ट्री की 2 क्लासेस करेंगे हम। और इसके बाद में हम लोग इसमें साइंस, एक फिजिक्स, एक आपका केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, और इसके बाद में फिर आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की 2 क्लासेस करेंगे। तो इस तरह से हमारी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो होंगी वो 15 होंगी। ठीक है, अच्छा ये तो बात रही 15 क्लासेस की। इन 15 क्लासेस को हम करने कैसे वाले हैं वो समझना। हम इनके लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस चुनेंगे। जैसे मैंने कहा कि हम अगर पूरी पॉलिटी को देखें तो वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने बोला 200 क्वेश्चन हम इसके करेंगे, 300 हम इसके करेंगे। वो नंबर कम और ज़्यादा हो सकता है, मतलब वो सब्जेक्ट कितने में कवर हो रहा है, तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट और बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने पॉलिटी को डिजाइन किया तो मुझे पॉलिटी लगा कि वह हम 120 क्वेश्चंस में अगर हम 120 प्रश्नों को ध्यान से समझें बहुत अच्छे से, तो हम आराम से उस विषय पर पकड़ कर सकते हैं। अब बात रहेगी भैया कि मुझको तो बिल्कुल भी बेसिक जीएस नहीं आती है। तो बेसिक जीएस की समझ आपको होनी चाहिए। एक बार थम्स अप करेंगे इस बात के लिए, दिल फेंक के मारेंगे इस बात के लिए कि भैया हमको बेसिक समझ है कि राष्ट्रपति क्या होता है, संसद क्या होती है, प्रधानमंत्री नाम की भी कोई चीज पॉलिटी में होती है, प्रस्तावना भी कुछ होता है। ठीक है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स भी कुछ होते हैं, यानी मौलिक अधिकार भी हम इस शब्द से परिचित हैं। हम नागरिकता शब्द भी हमने सुना है, किस अनुच्छेद में है ये भी हम जानते हैं। यानी थोड़ी सी बेसिक समझ एटलीस्ट आपको होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था वंडर क्लासेस के लिए हमें बहुत शानदार स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, फिर हम कौन से क्वेश्चंस होंगे जिन पर हम टारगेट करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं एक्यूप्रेशर होता है, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, यूं तो मैं आपको कई चीजें डिस्कस करूंगा, लेकिन हमारा जो साथी टारगेट होगा वो होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर हमको फोकस करना है। ठीक है, यूं तो इर्द गिर्द की सारी चीजें मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा, और उम्मीद भी आपसे ये करूंगा कि जब मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आप उसका आंसर भी करेंगे। ठीक है, और आंसर के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप कमेंट करें, बस एक बार सोच लेना है जहां आप बैठे हुए हैं। ऐसे ही हम फिर स्टैटिक जीके को लेंगे कुछ क्वेश्चंस में कि भाई ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके इर्द गिर्द की चीजें पूछी जाती हैं। और सबसे ज्यादा वेटेज अगर मैं बोलूं तो पॉलिटी, स्टैटिक जीके का, और उसके बाद में सारे सब्जेक्ट्स का बराबर है, इन 2 का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। ठीक है, बाकी सबसे तो एक एक 2 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी गायब भी कर देता, पूछता भी नहीं है ना। तो ये जो मैं एफर्ट्स आप लोगों के लिए, यूं तो एप्लीकेशन में आप सब लोगों के लिए क्लासेस वगैरह कराई जाती हैं हमेशा, लेकिन ये एफर्ट्स मैंने सोचे कि आपके एग्जाम से पहले आपको मिलने चाहिए कि आपकी चीजें रिवाइज हो जाए, एक तो, और दूसरी चीज ये है कि क्या महत्वपूर्ण है वो बचे ना। तो रेडी हैं आप सब लोग। और मैं कहूंगा तो ये हमारे जो नोट्स होंगे ना, मिनी और माइक्रो नोट्स होंगे, ये आपको प्रोवाइड हो जाएंगे एप्लीकेशन में। मिनी नोट्स समझते हो, मिनी और माइक्रो, ऐसे नोट्स जो परीक्षा से पहले मिल जाएं जी। घंटे 2 घंटे मैं उनको पढ़ लूं, बेसिक समझ मेरी है और मैं चीजों पे फोकस कर लूं कि क्या मुझको और पढ़ना चाहिए। तो ऐसे छोटे से नोट्स होंगे। आप उस चक्कर में कभी मत रहिए कि स्मार्ट स्टूडेंट बनिए कि भारत का एक राष्ट्रपति होता है, नहीं। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के बारे में बताता है, आर्टिकल 52 राष्ट्रपति, खत्म। बाकी कॉमन समझ आपको होनी चाहिए, उतनी उम्मीद मैं आपसे करूंगा। ठीक है, तो मिनी और माइक्रो नोट्स जैसे छोटा सा मैं लिखूं ऐसे ही तुम भी लिखोगे।
जितना छोटा मैं लिखूंगा उतना छोटा आप लिखोगे। मुश्किल से पूरी पॉलिटी के मैं अगर बताऊं आपको, जो नोट्स बनेंगे ना ओवरऑल, अगर आप माइक्रो तरीके से लिखेंगे, छोटे तरीके से, तो मुश्किल से 10 पेज में पूरा पूरा 10 पेज में पॉलिटी कवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत छोटे छोटे माइक्रो नोट्स बनेंगे और वो धमाल करेंगे पेपर में। देखो एग्जाम में जो होता है साथी, जैसे मान के चलो आपके 25 क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन हैं आपके सीजीएल के लिए। ठीक है, अब एसएससी के वेरिएंट में सबसे बड़ा एग्जाम ये है, अगर जेई वगैरह की हम बात छोड़ दें तो। अब सीजीएल की जो आश्रित पेपर है, जैसे सीएचएसएल हुआ, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आपका मान के चलो एमटीएस है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आपका जीडी है, तो ये परीक्षा का उतरता हुआ स्तर है। अब ऐसा नहीं होता कि सीएचएसएल में सीजीएल से आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सीजीएल से टफ भी पूछे जा सकते हैं। जीडी में कोई कोई प्रश्न सीजीएल से भी टफ पूछा जा सकता है। मतलब जीएस में ऐसा कुछ नहीं होता कि सीजीएल के क्वेश्चन है तो बड़े टफ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको प्रीलिम्स के लिए कराऊंगा, ऐसे ही मैं आपको मेंस के लिए भी कराऊंगा। ये भी मैं प्रॉमिस आज कर देता हूं आपको, है ना, कि आप पढ़ते रहें, उससे पहले एक सुपर फास्ट रिवीजन मैं आपको कराऊंगा। तो जब आप सीजीएल के 25 क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों, उन 25 क्वेश्चनों में से 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एक स्टूडेंट करेगा, ईच एंड एवरी, हर एक स्टूडेंट कर देता है इतने परसेंट, 7, 8, 9, 10, जिसको थोड़ी बेसिक है, थोड़ी बेसिक जीएस आती है। अब बात है 8-10 से बढ़ा के जो प्लस 8-10 होने हैं, यानी जो 16 से 20 के बीच का स्कोर आपको पहुंचाना है, इसके लिए ये एफर्ट है, इसके लिए ये सारे एफर्ट्स होंगे। और ये एफर्ट्स जो होंगे साथ ही मिनी और माइक्रो, मतलब छोटे से संक्षिप्त नोट्स के माध्यम से हम करेंगे। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है। अब आगे की कक्षा में कोई प्लीज ऐसे कमेंट मत करना भैया मैं नोट्स कैसे बनाऊं। एक अच्छे स्टूडेंट की डेफिनेशन नहीं है, परिभाषित नहीं करता आपको कि आप अभी भी पढ़ना लिखना जानना चाह रहे हैं कि मैं कैसे नोट्स बनाऊं, भैया मैं कैसे पढ़ूं, भैया मैं कितना सोऊं, भैया मैं कितना जागूं। ये सब विषय आपके हैं। आप कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट, आपने आज तक कितनी मेहनत की है, आपका जो ड्रीम था उसके लिए आप कितने डेडिकेटेड थे, कितनी अच्छे से पढ़ाई करते थे, कितना डिवोशन आपके अंदर था, आपने खुद को कितना समर्पित किया है किसी भी परीक्षा के लिए, वही आपकी सफलता को तय करता है। अब वो डिवोशन आप जाने, आप कितने डिवोटेड हैं ये बात आप जाने, आप कितने समर्पित हैं ये आप जानते होंगे। मेरा काम है आपको बेहतरीन चीजें दे देना और बेहतरीन चीजें कमाल करेंगे। ठीक है, तो रेडी हैं आप सब लोग, समझ चुके हैं। जितने भी नोट्स हैं वो आपको साथी ये बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं तो ज्यादा अच्छा। बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास के साथ में ही, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब बात होगी ये जो क्लास है हमारी, ये सीजीएल के लिए है और एमटीएस के लिए, दोनों के लिए एसएससी के किसी वेरिएंट में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं। बस एमटीएस में आसान प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है, सीजीएल में आसान प्रश्नों की संख्या कम होती है, मॉडरेट क्वेश्चंस की ज्यादा होती है। ठीक है, तो नोट्स बना लेंगे खुद, थम्स अप कर दें इस बात पे, एग्री करें जी भैया आप जो हमें प्रोवाइड करेंगे, हम इतने समझदार बच्चे हैं, हम जानते हैं लिखना कैसे है। ओके, ठीक है। अब बाकी एग्जाम्स आप बोले जी ये कवर हो जाएगा आरपीएफ इससे, या कोई भी बच्चों के मैसेज आते हैं बहुत सारे, तो ये ना जीएस के लिए इसको किंग माना जाता है कि सीजीएल की जो जीएस है वो किंग है। किंग का मतलब है कि फिर आरपीएफ हो आपका, बाकी स्टेट का एग्जाम हो, अगर आप इसके लिए अच्छा तैयारी कर लेते हैं तो फिर बाकी सब कवर हो जाता है। तो तैयार हैं, शुरू करेंगे जी। नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे 120 क्वेश्चन हमने पॉलिटी के लिए ही हैं। आज थोड़ी बातें हो गई, रोज हम बस क्लास को स्टार्ट करेंगे, बाकी बातें नहीं करेंगे। तो ये 120 क्वेश्चन हम 2 पार्ट में बांटेंगे, 60 और 60 क्वेश्चन। बड़े ध्यान से पढ़ना और बड़े ध्यान से उत्तर देना, बड़े ध्यान से। ठीक है, तो शुरू करेंगे दोस्त आज की क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन फिर मैं बता देता हूं, एक वर्ड का यूज मैंने किया, एक्यूप्रेशर। जानते हो इसको, एक्यूप्रेशर? एक तो आपने दवाई खा ली बीमारी को ठीक करने के लिए, ठीक होना हो लंबा कोर्स चला, एक होता है एक्यूप्रेशर, उसी पिन पॉइंट को प्रेस करना कि यहां से बीमारी ठीक होगी, यहां से आराम मिलेगा। तो हम उस पिन पॉइंट पे फोकस करते हुए कि एग्जाम में क्या आएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, सबको बहुत सारा प्यार और एक अच्छी सी शुरुआत के लिए
हर डेडिकेटेड स्टूडेंट से मैं उम्मीद करूंगा कि परीक्षा दे के आएंगे बहुत अच्छे से, और जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तब बताएंगे भैया पेपर में ये हेल्प हुई थी। ठीक है सर जी, थ्योरी से करवाने वाले थे सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने कभी नहीं बोला मैं थ्योरी से करवाने वाला हूँ। वंडर क्लासेस तो मैंने कम से कम 3 महीने पहले ही यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली थी, और मैंने कहा था हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें मैंने बताया था आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस करेंगे। यूट्यूब पे अभी भी वीडियो पड़ी हुई है। थ्योरी से करवाने के लिए मैंने बोला था कि हम यूट्यूब पर शुरू करेंगे जीएस फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। वो तो बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, उसके लिए तो कम से कम कई महीने चाहिए होंगे, है ना। ये एग्जाम टाइम पे आप थ्योरी से करने वाले हैं, तो अब तक एप्लीकेशन में क्या पढ़ रहे थे? ओके, तो शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन है, कोलकाता में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में। अच्छा, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट किस वर्ष में खुला था, जरा बताएं ओपन। तो 1773 का आपका विनियामक अधिनियम, कभी कभी हम इसको इंग्लिश में पढ़ रहे थे लेकिन ये हिंदी में भी आता है, विनियामक अधिनियम। उस समय जो आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे नाथ, तो उनके नाम से भी इसको नाथ एक्ट भी कहा जाता है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में क्या, 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कोलकाता में क्या बना था साथी? आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपका, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। पहला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 124 है। इतनी कॉमन समझ तुम्हारी चाहिए। इसमें जो साथी आपका चीफ जस्टिस बनाए गए, मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए, वो बनाया गया था किसको? एलिजाहा इम्पे को। एलिजाहा इम्पे को इसमें क्या बनाया गया था? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और अन्य जो थे आपके अदर जो जज थे उसमें कौन कौन थे? चैम्बर्स थे, लिमेस्टर थे, लिमेस्टर, और साथी आपका हाइड थे। ये बात जानते हैं जी भैया। अच्छा, ये तो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट है, मुझे बताइए दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कब आपका ओपन हुआ था? तो यही सुप्रीम कोर्ट फिर दिल्ली में आया। दिल्ली में जो साथी आपका उच्चतम न्यायालय, उच्चतम को बोलते हैं सुप्रीम। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो जो ये सुप्रीम कोर्ट है ये कब आया दिल्ली में? तो आपको कहना है कि भैया 1950 में आया था, 26 जनवरी 1950। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक जो इसकी हुई थी वो हुई थी आपका, क्या बोलेंगे भैया, 28 जनवरी 1950, 1950 में, 28 ऑफ जनवरी 1950। अब यहीं पर क्वेश्चन बनते हैं आपका हाई कोर्ट से। पहले तो आपको सुप्रीम कोर्ट पता होना चाहिए कि भैया सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है। तो आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट भैया, सुप्रीम कोर्ट आता है आपका आर्टिकल 124 में। लेकिन जब मैं बात करता हूं इसकी हाई कोर्ट की, तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? सोचें जरा। तो आप कहेंगे भैया वो है आपका आर्टिकल 214, 214। तो यहां पर क्वेश्चन बनते हैं आपका हाई कोर्ट से भी कि भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है। भारत का पहला जो हाई कोर्ट है, जो भारत का पहला उच्च न्यायालय है, वो कौन सा है? उच्च और उच्चतम समझ जाना, उच्चतम सबसे बड़ा है। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट है दोस्त आपका, ये किस में आता है? आर्टिकल 214 में। और भारत का जो पहला हाई कोर्ट है वो कौन सा है, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। ये पिन पॉइंट है मेरा, इसी को मैं एक्यूप्रेशर कह रहा था। तो आप बोलेंगे भैया 2 जुलाई 1862, ये था आपका कौन सा? कलकत्ता हाई कोर्ट। अभी तो इसको कोलकाता बोलते हैं हम, ठीक है, पहले बोलते थे इसको क्या? कलकत्ता। जो सेकंड हाई कोर्ट है हमारा, वो कौन सा है? सेकंड हाई कोर्ट 14 ऑफ अगस्त 1862, वो था हमारा बंबई, 14 अगस्त 1862 को। और तीसरा हाई कोर्ट कौन सा था हमारा? तीसरा हाई कोर्ट है जो 15 अगस्त 1862 1862 में था हमारा, मद्रास। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है आपका दोस्त दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट का नंबर याद नहीं रखना, बस दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलेंगे भैया 31 अक्टूबर 1966।
1966। तो ये चाहे हाई कोर्ट आपको पता होने चाहिए। यूपी के बच्चे बोलते हो इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन यूपी का कोर्ट कभी भी एसएससी के एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, वो 1866 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बस जो चीजें मैं पिन पॉइंट कर रहा हूं वो आपको तैयार करनी है, ठीक है, इस लास्ट टाइम आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? भारत का संविधान बना, सारे लोग जानते हैं। उस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, या लाल बहादुर शास्त्री थे? तो भारतीय संविधान के अध्यक्ष पूछेंगे तो हम कहेंगे भैया राजेंद्र प्रसाद थे। यानी यहां से हमको एक बात पता चलती है कि हमारी एक संविधान सभा थी। मुझे बताइए संविधान सभा के लिए कौन सा मिशन आया था? संविधान सभा के लिए कौन सा मिशन आया था? तो हम बात करते हैं यहाँ पर शुरुआत संविधान सभा की। तो 24 मार्च एक डेट याद रख लेनी है। 24 मार्च 1946 को क्या आया था भारत में? कैबिनेट मिशन आया। और कैबिनेट मिशन का अर्थ मतलब ही क्या था? क्यों आया था कैबिनेट मिशन भारत में? आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया 1939 से 1945, 6 साल वो चला। तो उसके बाद में ब्रिटेन की हालत बहुत कमजोर हो गई। तो ब्रिटेन ने जो भारत को उपनिवेश बना रखा था अपना, तो उसने सोचा कि भाई अब तो इसको फ्री करना पड़ेगा। मूवमेंट बहुत चल रहे थे, रिवोल्ट बहुत सारे हो चुके थे, नेवी का रिवोल्ट हो चुका था, सिविलियंस का रिवोल्ट हो चुका था। तो इतने सारे विद्रोहों के बाद आजाद तो होना था, लेकिन अब जो आपका साथी पावर है वो ट्रांसफर कैसे होगी? तो उसके लिए कि भारतीय अगर अलग स्वतंत्र हो जाएंगे तो उस देश को चलाने के लिए संविधान तो चाहिए। संविधान क्या है? यानी कि आप सब पर समान रूप से लागू होने वाले कुछ नियम ऐसे तो होंगे जो देश को बांध के रखेंगे। तो संविधान को बनाने का जो काम दिया गया, कैबिनेट मिशन भारत आता है। और कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्य चुने थे ये बताएंगे मुझे? तो 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन दिल्ली आता है, दिल्ली आया। और इसने जो दोस्त आपका जो टारगेट यहाँ पर सदस्यों का रखा, तो इन्होंने बोला कि भाई प्रत्येक धर्म से, प्रत्येक जाति से, प्रत्येक वर्ग से व्यक्ति होना चाहिए। तो 389 सदस्य, कितने मेंबर थे टोटल? 389 सदस्य थे। और ये 389 मेंबर्स जो थे, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 292 जो थे वो थे आपका जो आपका ब्रिटिश प्रोविंस थे, ब्रिटिश प्रांतों से थे, ठीक है, जिस क्षेत्र पर ब्रिटिशियर्स का शासन था। 4 इसमें साथी आपका कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, जो कमिश्नरी एरिया थे, कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, ठीक है, कमिश्नरी एरिया जो थे। और 292 4 296। तो इसके बाद में कितने बचते हैं आपका? 89 और 4, यानी कि 93 किससे थे? वो थे आपका देसी रियासतों से, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, देसी रियासतों से। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये 389 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, जो 389 मेंबर्स थे भाई, 93 तो देसी रियासतों से हो गए यहाँ पर, तो बचे कितने आपका? 292 और 4, इनका नंबर भी बड़े ध्यान से देखना होता है भाई। ये तो राजा लोग हो गए, राजा लोग हो गए। तो ये जो 296 मेंबर्स थे, 296 जो मेंबर्स थे, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 208 जो थे, 208, 208 तो थे कांग्रेस थे, क्योंकि उस समय 2 ही पार्टियां थी। 208 कांग्रेस से, और साथ ही आपका जो 73 मेंबर्स थे वो कहां से थे? वो थे आपका मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग से। तो ये नंबर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आती है संविधान सभा जब हमारी बन रही थी, तो इसकी जो पहली मीटिंग हुई, आपका जो पहले अध्यक्ष चुने गए, यानी कि आपका 9 दिसंबर 1946 को, वो कौन थे? तो आप बोलेंगे भैया वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन मुझे बताइए, ये तो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसीलिए इनको अध्यक्ष चुना था। लेकिन अगली जो मीटिंग हुई, जो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया, वो किन को चुना गया? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां से ही क्वेश्चन बनता है कि राजेंद्र प्रसाद बने पहले परमानेंट प्रेसिडेंट। ये कौन बन गए थे? ये स्थायी बने थे।
और उनको तो बुजुर्ग होने की वजह से परमानेंट ये साथी प्रेसिडेंट हो गए थे। ये तो सिर्फ बुजुर्ग थे, इस वजह से अस्थाई अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? अस्थाई अध्यक्ष। अब मैं पूछूं संविधान निर्माता किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे संविधान निर्माता कहा जाता है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं आपसे पूछूंगा जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जो सबसे लास्ट सेशन था, वो कब हुआ था? सबसे लास्ट मीटिंग और लास्ट सेशन ये कब हुआ था? तो आप बोलेंगे 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसी दिन दोस्त आपका क्या कर लिया गया था, जो राजेंद्र प्रसाद थे इनको इसी दिन प्रेसिडेंट बनाया गया, देश का प्रेसिडेंट इनको डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए 1950 से लेकर के 1962 तक राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति रहे और देश के पहले राष्ट्रपति भी हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आगे। संविधान का प्रारूप कब पूरा हुआ? जिस संविधान को बनाने की बात चल रही थी उसका प्रारूप कब पूरा होता है? प्रारूप मतलब उसका जो ड्राफ्ट था वो कब कंप्लीट हुआ? तो ड्राफ्ट 26 जनवरी 1950 को। तो आप बोलेंगे भैया 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के पूरा हो गया। इसी दिन इसको हम क्या बोलते हैं? कानून दिवस कहते हैं, इसीलिए इसको हम लॉ डे कहते हैं। अच्छा, ये तो बात ठीक हो गई। अब बात आते हैं संविधान के बारे में बेसिक चीजें आप लोगों को पता होंगी कि इसमें 63,96,729 रुपए का खर्च आया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो ये जो प्रारूप हमारा पूरा हुआ, इस संविधान का जो सबसे बेसिक आधार था, मूल आधार क्या था? तो आप बोलेंगे भैया मूल आधार था भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम, ये तो जानते हैं ना, भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो ज्यादातर चीजें कहाँ से ली गई हैं? लगभग 80% जो साथी अनुच्छेद हैं वो भारत सरकार अधिनियम से ले लिए गए। भारत सरकार अधिनियम कब का? 1935 का। ठीक है, 1935। ज्यादातर चीजें इससे ली गई। और जब संविधान का प्रारूप पूरा हुआ तो उसमें कितनी अनुसूची थी? कितनी अनुसूची थी उसमें? कितनी शेड्यूल थी? तो नंबर ऑफ शेड्यूल्स था उस टाइम पर आपका 8। कितनी शेड्यूल्स थी बताएंगे? नंबर ऑफ शेड्यूल जो था उसमें था 8। अगर बात करें जो संविधान के पार्ट थे, जो भाग थे, वो कितने थे मूल रूप से? संविधान के जो भाग थे वो 22 भाग थे। पार्ट्स कितने थे? 22। और अनुच्छेद, अगर हम बात करते हैं आपका अनुच्छेद कितने थे, तो आप कहेंगे भैया आर्टिकल्स की बात करते हैं तो 395, इतने उसमें आर्टिकल्स थे। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? अब मैं बात करूं वर्तमान में। देखो अनुच्छेदों की संख्या कभी नहीं बदलती। अनुच्छेद में आप देखते होंगे जैसे आपका 21, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसी में 21A कर दिया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। क्या है मुझे बताएंगे 86वां संविधान संशोधन 2002? तो आप कहेंगे भैया शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 21A में। ए का मतलब क्या हुआ? कुछ भी किसी भी आर्टिकल के आगे ABCD है तो इसका मतलब है वो बाद में जोड़ा गया है। और अगर वो बाद में जोड़ा गया है तो यानी उसी अनुच्छेद में शामिल हुआ, तो अनुच्छेदों की संख्या कभी नहीं बदलती है, नेवर। लेकिन हम अगर उसको बोलें कि अनुच्छेद संख्या के आधार पर कितने, तो वर्तमान में 465 हैं। जैसे संविधान के भाग की बात करें तो नंबर्स को आप गिनेंगे तो वर्तमान में 25 है। बहुत थैंक यू सनातन भाई। अब मुझे बताओ जो संविधान को लिखा वो किसने लिखा था? लिखने का काम किसने किया? संविधान को किसने लिखा था? क्या बोलेंगे भैया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। बहुत पेशकश की पेश इनसे हुई, भैया तुम पैसा ले लो। इन्होंने बोला नहीं, पैसा नहीं लूंगा, पैसा नहीं लूंगा लिखने का। एक बात है बस, संविधान के प्रत्येक पेज पर मेरा नाम आएगा, तो इनका नाम लिखा गया। पेंटिंग, उसको सजाया किसने? अलंकृत किसने किया? उसको आभूषण आभूषित किसने किया? नंदलाल बोस। जितने भी आप संविधान के मूल प्रति में देखेंगे ना, जितने भी डिजाइन बने हुए वो नंदलाल बोस के हैं। ठीक है, और जो बना 26 नवंबर 1949 को, तो लागू कब हुआ? कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसीलिए हम इस दिन क्या मनाते हैं आपका? रिपब्लिक डे, गणतंत्र हो गए हम। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आगे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। भैया जब संविधान बन के तैयार हो गया तो अब देखिए इसमें कुछ कमियां तो नहीं है, कहीं कोई सुधार की जरूरत तो नहीं है। तो उस कमेटी के चीफ हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, इसीलिए उनको संविधान निर्माता कहते हैं। बहुत सारे लोग अपोज करते हैं, कहते हैं कि भैया 389 मेंबर्स थे तो इन्हीं को क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतिम जो स्वरूप दिया और चीजों में जो परिवर्तन किया कि ये चीजें सही हैं और गलत हैं, तो अंतिम रूप से जो उसको तय किया वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? उसके प्रेसिडेंट थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, कुल सदस्य कितने थे ड्राफ्टिंग कमेटी? तो इसका तो अब संविधान के बाद में इन्होंने मूल्यांकन किया, एग्जामाइन बाद में किया, तो बाद में ही इसका गठन हुआ। 29 अगस्त 1947 को ये स्टैब्लिश हुई, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। इसमें आपसे पूछे कुल सदस्य कितने थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? कुल सदस्य थे दोस्त आपका, क्या बोलेंगे, कुल मेंबर्स थे इसमें 7। कुल मेंबर्स कितने थे? 7। अब 7 के नाम आपको पता है? वो पता होने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं उसमें एक थे आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर पूछता है बहुत बार, कहता है कि कौन प्रारूपण समिति में शामिल नहीं था? गोपाल स्वामी अयंगर थे। दूसरे आपके कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, के एम मुंशी जिनको हम कहते हैं। एक साथी आपका अल्लादी कृष्णा स्वामी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी थे। एक मोहम्मद सादुल्ला थे। कौन थे? मोहम्मद मोहम्मद सादुल्ला थे, सादुल्लाह थे, ठीक है, मोहम्मद सादुल्लाह। एक साथी आपका बी एल मित्र थे। बी एल मित्र की जगह फिर किसने ले ली थी? आपका एन माधवराव ने। एन माधवराव इनकी जगह पर आ गए थे, ठीक है। और छठे मेंबर थे डीपी खेतान, जिनकी मौत हो गई थी। इन्होंने तो रिजाइन कर दिया था, बी एल मित्तर भी बोलते हैं इनको। डीपी खेतान जी की मौत हो गई थी और इनकी मौत के बाद में टीटी कृष्ण स्वामी आ गए थे। तो 6 तो ये थे और 7वें कौन थे? अब ऐसे भी पूछ लेगा बाबा साहेब अम्बेडकर के अलावा कितने मेंबर्स थे, तो आप क्या बोलेंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर के अलावा जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स थे आपका कुल 7 है, तो एक उनको हटाएंगे तो 6 हो जाएंगे। अब आते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फटाफट से बताएंगे। भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें ली गई हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो क्या बोलेंगे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान के भी अनुच्छेद 45 से, आर्टिकल 45 से लिए गए हैं। मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, अपने राइट्स की कौन बात करता है दुनिया में? अपने अधिकारों के लिए कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा लड़ता है? अमेरिका। अपने आप खुद को दादा समझता रहता है। सबसे ज्यादा अधिकार कौन दिखाता है दुनिया पे अपना? तो बोलेंगे भैया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। संघ राज्य संबंधियों जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट, आगे पढ़ेंगे हम। लिस्ट स्टेट लिस्ट होती है, आपका सेंट्रल लिस्ट होती है, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर जो कानून है वो राज्य और केंद्र यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है और संघ में यानी कि जो आपका दोस्त यूनियन है उसमें ज्यादा पावर है और यूनियन में ज्यादा पावर है, ये बात जो है कहां से ली गई है? ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। आप इसके लिए कनाडा आंसर करेंगे या फिर यूनाइटेड किंगडम आंसर करेंगे? तो क्या बोलेंगे? भैया इसके लिए हम आंसर कर देंगे आपका, क्या बोलेंगे कि ये कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। तो क्या आंसर बन जाएगा हमारा, जरा देखें। 3 3 5 3 5 1 2, 3 5 1 2, 3 5 1 2, ऑप्शन डी एकदम से सही हो जाएगा। तो ये सोर्सेस बड़े पूछे जाते हैं। अब मैं आपसे कुछ सोर्सेस पूछूंगा, मुझे बताओ जो आपका प्रस्तावना की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल, प्रस्तावना की भाषा, इसको हमने कहां से लिया है? लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल, इसको हमने कहां से लिया है? तो क्या बोलेंगे भैया? एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपसे, मुझे बताना कि जो संसद में संयुक्त अधिवेशन होते हैं, जो जॉइंट सेशंस होते हैं, अच्छा एक बार थम्स अप करना जैसे मैं अंग्रेजी में बोलूं, या लिखना जरूरी है कि हर शब्द को मैं लिखूं?
अगर मैं अंग्रेजी में बोल भी दूं तो काम हो जाएगा। जैसे मैं इसको बोलूँ जॉइंट सेशन, तो जिन साथियों को दिक्कत होगी अंग्रेजी में या किसी लैंग्वेज में, तो वो समझ जाएं उसको कि ये जॉइंट सेशन है। लिखना तो तुमको आता ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि भैया देख के टीपेंगे हम तो। आप जिस शब्द को लिखेंगे उसी को लिखेंगे, हमको मीनिंग वीनिंग नहीं आती है। तो क्योंकि सीजीएल में इंग्लिश भी पूछी जाती है, एमटीएस में भी इंग्लिश पूछी जाती है, तो उतनी तो इंग्लिश पे तुम्हारी पकड़ होगी। तो ये दोनों कहाँ से लिए हैं हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। मुझे बताइए दोस्त, आपका जो सिंगल सिटीजनशिप लिया है हमने, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता को हमने कहाँ से लिया है? एकल नागरिकता का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है? एकल नागरिकता के साथ में ही आता है जो संसद है, यानी कि अगर हम बोले संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप और पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमने यूके से लिए हैं। और भारत में कैसी नागरिकता है? तभी थम्स अप कर रहे हैं, तभी थम्स अप कर रहे हैं। जी सर, इतनी समझ तो है, बहुत बढ़िया शांतनु भाई, होनी चाहिए इतनी। इतनी है ना तो फिर दिक्कत है, अगर इतनी भी समझ नहीं है तो। अगर हम बात करते हैं दोस्त आपका, मुझे बताओ सीआरपीसी को हमने कहाँ से लिया है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी। तो आप क्या बोलेंगे? सीआरपीसी को हमने जापान से लिया है। दो तरह के प्रोसेस हैं इंडिया में, एक तो दोस्त आईपीसी है, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। लिखो इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। आप कोई क्राइम करेंगे, अभी तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया 2023 में, पूछेगा। आईपीसी का नाम बदल के 2023 में क्या कर दिया गया? 2023 में बोल रहे हैं इसको बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। आप कोई पुलिस का एग्जाम देते सब इंस्पेक्टर के लिए, तब आपको पढ़ना पड़ता है ये। ठीक है, सीपीओ के लिए नहीं पढ़ना है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर देंगे तब नहीं पढ़ना, स्टेट एग्जाम में पढ़ना पड़ता है। तो आईपीसी जो था आपका इंडियन पिनल कोड, ये क्या बताता है? इंडियन पिनल कोड बताता है कि आपने कोई अपराध किया है तो उसके लिए क्या सजा होगी। ये कब का था? 1860 का था, लेकिन लागू ये हुआ था आपका दोस्त कब, मतलब कैनिंग के टाइम का था ये, लागू हुआ था ये 1862 में, 1 जनवरी 1862। तो ये तो बताता है किसके बारे में? पनिशमेंट्स के बारे में, कि भाई तुम चोरी करोगे, जैसे उसमें चोरी के लिए धाराएं होती थी 379, 300 टू 302 में मर्डर का दंड बताया गया, 307 में आत्महत्या को बताया गया। ठीक है, जैसे बोलते हैं 120 भी आपराधिक षड्यंत्र कोई कर रहा है, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, उसका दंड बताया गया। 420 भी तुम जानते होगे, ठग, जो कोई फॉर्जरी करते थे, ठग कर, तो मतलब इसमें पनिशमेंट बताए गए। तो पनिशमेंट तो ठीक है, किसी आदमी ने अपराध कर दिया तो पनिशमेंट कौन देगा? कोर्ट देगा पनिशमेंट। अब कोर्ट उसको दंड देगा, न्यायालय उसको दंड देगा, तो सीधी सी बात है, दंड देने के लिए वो आदमी न्यायालय भी तो पहुंचे। या जज साहब वहां बैठे हुए किसी ने कहीं क्राइम कर दिया, सजा सुना देंगे, तो यानी उसकी गिरफ्तारी होगी, उस आदमी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर उसकी डेट्स चलेंगी, उसकी तारीखें चलेंगी, फिर गवाह आएंगे, फिर सजा सुनाई जाएगी। ये सब प्रोसीजर सीआरपीसी है। तो पूछा जाता है सीआरपीसी क्या है? तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका दंड प्रक्रिया संहिता। और ये कब की है? 1973 का है। और ये कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1974 को, लागू 1974 में। तो इसमें क्या बताया गया? क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब ही क्या होता है? प्रक्रिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। क्या बोलेंगे? दंड प्रक्रिया संहिता। बात समझ गए दोनों में क्या अंतर है? एक बार थम्स अप करके बताएं, समझ में आया ना? आईपीसी में तो बता दिया भैया कि ये दंड मिलेगा, जैसे राजा ने बोल दिया कि मेरे राज्य में कुछ इस तरह से होगा तो उसके लिए ये सजा है, लेकिन राजा उसको गिरफ्तार भी तो करवाएगा आदमी को, तभी तो दंडित करेगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी। तो कहने का मतलब है सीआरपीसी को हमने जापान से लिया है। मुझे बताओ साथी, जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, उनको हमने कहाँ से लिया है? तो आप कहेंगे भैया फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने लिया है आपका कहाँ से? अपना कर्तव्य हमारे देश के साथ में कौन निभाता है? रूस निभाता है जी, रूस निभाता है। फिर आता है दोस्त आपका, हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, जो जुडिशरी है वो एकदम फ्री है, न्यायपालिका की जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता,
अगर मैं बात करूं आपका जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, ऐसा थोड़ी कोर्ट ने एक बार जो डिसीजन दे दिया उसमें कोई सुधार नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू आपका, जैसे साथी आपने देखा होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी उसको पद से हटाया जाता है, यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑन प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है। और साथ ही जो राष्ट्रपति का पद है या उपराष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति के जो पद हैं, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो पोस्ट हैं, ये भी हमने कहाँ से लिए हैं? ये भी हमने यूएसए से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं सारे के सारे? जुडिशियल रिव्यू भी, ठीक है। जो साथी आपका स्वतंत्रता है किसकी? जुडिशरी की, न्यायपालिका की, इसको भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया सॉरी, हमने समवर्ती सूची। और अगर हम बात करते हैं आपका अमेरिका से, तो अमेरिका से हम बात करते हैं दोस्त आपका किसके बारे में? कि हमने एक तो लिया साथी आपका जुडिशियल रिव्यू को, एक हमने लिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता को, एक इम्पीचमेंट प्रोसेस को यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। इन सब पे क्वेश्चन हम आगे करेंगे और दोनों के पद पूछ ले। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, प्रधानमंत्री का पद हमने किस देश से लिया है? प्रधानमंत्री का जो पद है वो हमने किस देश से लिया है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। अब ये आपको लॉजिकल बनाएगा, प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है ये किससे लिया है हमने? तो इसके बारे में तो भैया हमने कहीं पढ़ा नहीं। तो जब हमने पढ़ लिया कि साथी हमने संसदीय प्रणाली, भाई संसद का ही तो भाग है प्रधानमंत्री, तो यानी कि प्रधानमंत्री का पद भी कहां से? यूके से। जो यूके की वेस्टमिंस्टर प्रणाली है, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी पढ़ते समय, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ दोस्त, आपका जो हम लोग पढ़ते हैं आपातकाल के जो प्रावधान हैं, यानी इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं, आपातकाल के जो प्रावधान हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? आपातकाल के प्रावधान हमने लिए हैं साथी आपका जर्मनी से। जर्मनी का एक संविधान लिखा गया था वीमर, वीमर, ठीक है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इनको लिया। एक दोस्त आपका पूछा जाता है संविधान संशोधन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, संविधान संशोधन को हमने कहाँ से लिया है? तो संविधान संशोधन कहाँ से लिए हैं हमने? भैया आर्टिकल 368 में हम इनको पढ़ते हैं, और ये हमने लिए हैं आपका साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। सोर्सेज से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सोर्सेज से बनने वाले ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, आईपीसी, सीआरपीसी, इन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप जनरली इनको पढ़ते नहीं है। एसएससी जीडी ने पूछ रखा, आईपीसी कब लागू हुई, एसएससी एमटीएस ने पूछ रखा, सीएचएसआर ने, सीजीएल में अभी तक नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे आते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? जो भारत के संविधान लोग क्या चाहते थे, मतलब देश के लिए वो कैसा संविधान चाहते थे? तो उद्देशिका में मिलता है, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में देखने को मिलता है, या फिर मूल कर्तव्यों में देखने को मिलता है? तो आप बोलेंगे भैया वो मिलता है प्रियम्बल। एक हमारे साथी का भी क्वेश्चन आया था, भैया ये प्रस्तावना क्या है? तो बेटा इस तरह के स्टूडेंट्स की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, प्लीज। कब पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप लोग? ऐसा मत बोला प्रस्तावना क्या है, संविधान क्या है, मूल अधिकार क्या है। यूके क्या है सर? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। कहां से लिया गया है वो? हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है, ब्रिटिश संविधान। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल बताता है कि भाई हमारे लोग क्या चाहते थे, कैसा भारत वो चाहते थे। इसके लिए प्रियम्बल के लिए सबसे पहले याद रख लेना, उद्देश्य प्रस्ताव जो आया आपका, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? नेहरू जी ने पेश किया कि भाई हम भारत का संविधान इस तरह का चाहते हैं, भारत के संविधान में ये चीजों का ध्यान रखा जाए। तो ये किसका था? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इसको प्रपोज किया, नेहरू जी ने पेश किया। लेकिन क्या सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, बहुत बहस चली, और अंततः वो आपका 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। 22 जनवरी को बाद उसको एक्सेप्ट किया गया, 22 जनवरी 1947, यानी बहुत दिन उस पर बहस चली, ठीक है। अब मूर्ख पढ़ लो इनको, बच्चों को इसको हटाओ ना, इसको सामने से। शिव बच्चन यादव सर 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? तुम मूर्ख हो क्या दोस्त? भारत में रह के तुमको ये नहीं पता हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? इस तरह की बातें नहीं करनी, ठीक है। इस तरह की किसी बात का आंसर अब नहीं दिया जाएगा, अगले 15 दिन नहीं, फोकस करना है इस पे जो मैं सिखा रहा हूँ। तो इसको एक्सेप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। क्या चाहते थे जी, क्या चाहते थे बताएंगे? संविधान
अगर हम बात करें आपसे, यहाँ पर देखिए प्रस्तावना को पढ़िए, सीन 2 लगा देना भाई इस पे, ध्यान से बस एक बार पढ़ेंगे और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उनको देखेंगे। सीन 2 पे देखेंगे हिंदी और इंग्लिश के दोनों के बच्चे, एक बार सीन 2 लगा दो ताकि एक बताना भाई थम्स अप करके क्लियर आप पढ़ पा रहे हैं इसको या नहीं। ठीक है, आगे आएंगे। सर प्रियम्बल को हमने अमेरिका से लिया, जी भाई साहब, प्रियम्बल अमेरिका से प्रेरित है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, जो इसमें लैंग्वेज लिखी गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से है। कोई दिक्कत? आगे आए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस, ये हिंदी महीना लिखा हुआ है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मतर्पित करते हैं। ठीक है सर, साफ नहीं दिख रहा है भाई, सीन 2 नहीं लगाया क्या आपने? ओहो, और बड़ा कर लेते हैं, शायद अभी दिखेगा भाई, अभी दिख जाएगा, है ना? देखो अभी आप पढ़ पाए? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं दिख रहा है, बहुत सारे कह रहे हैं नहीं दिख रहा है। अभी देखिए, अभी दिखा? अभी और जूम किया है मैंने। कोई नहीं, जो बात मैं समझाना चाहता हूँ वो बिगड़ दिखे भी समझा देंगे हम। इंग्लिश वाले बच्चे इधर पढ़ लें। तो मुझे बताइए, इस संविधान में साथी जब हमने कहा कितने न्याय की हमने बात की, तो कितने तरह की जस्टिस की हमने बात की? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो मुझे बताओ न्याय कितने की बात हमने की है? तो आप कहेंगे भैया हमारे जो प्रियम्बल है उसमें 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है। कितने जस्टिस की बात की गई है? तो आप कहेंगे 3 तरह की। अगर मैं बात करूं कितने तरह की फ्रीडम की बात की गई है, तो साथी फ्रीडम है आपकी थॉट की यानी विचारों की, एक्सप्रेशन की यानी अभिव्यक्ति की, आपके साथी बिलीव की, आपके धर्म यानी कि आपका किसके, आपका साथी किसकी, जो फेथ है आपका, उपासना यानी जो आप वर्शिप करते हैं उस तरह की स्वतंत्रता है। तो मैं आपसे पूछूं कितने तरह की फ्रीडम की बात की गई है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 फ्रीडम बताई गई हैं, 3 साथी न्याय बताए गए हैं, प्रतिष्ठा जो अपॉर्चुनिटी है साथी आपका, जो अवसर है, अवसर क्या है? अपॉर्चुनिटी, और प्रतिष्ठा क्या है? आपका स्टेटस, यानी आपके प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है। तो समानता कितनी बताई गई है भैया? 2 बताई गई है। कितनी समानता बताई गई है? 2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कितने तरह के जस्टिस हैं मैं आपसे फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा एक बार। जस्टिस 3 तरह के हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। अगर मैं बात करूं साथ ही आपका किसकी स्वतंत्रताएं कितनी है? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। और समताएं कितनी है? आपका प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता, एक तो इस शब्द को देखना, राष्ट्र की एकता और अखंडता, क्या ये जब प्रस्तावना, मूल प्रस्तावना में ये शब्द था, हाँ या ना? मुझे बताएंगे सारे प्यारे साथी, मूल प्रस्तावना में ये शब्द था या नहीं था? ऐसे ही जब हम बात करते हैं भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, क्या ये दोनों मूल शब्द आपका मूल प्रस्तावना में थे? क्या अगर मैं बात करूं आपसे, जो यहां पर साथी आपका दिखाया गया है कि उसको सोशलिस्ट और सेकुलर बनाने की जो बात की गई है, सोशलिस्ट सेकुलर, और जब हम बात करते हैं आपका दोस्त राष्ट्र की अखंडता की, किसकी? राष्ट्र की एकता और अखंडता, क्या बोलेंगे इसकी? जो साथी हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी, ये तो हो गया हमारा आपका इक्वलिटी हो गया दोनों का, फ्रेटर्निटी असर्निंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशनल, जो अखंडता की बात हम कर रहे हैं, जो अखंडता की, तो ये शब्द थे, तो आप कहेंगे नहीं थे। तो कब जोड़े गए? 1976 में। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976, उससे इनको जोड़ा गया। बहुत बढ़िया, सारे दोस्तों का उत्तर आया नहीं था, नहीं था, यानी आप जानते हैं। अब आते हैं सीजीएल के प्रारूप के प्रश्नों पर। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन से कथन हैं? उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है, क्या ये बात सही है?
या उद्देशिका से हमको पता चलता है कि हमारे संविधान में क्या होगा, किस बारे में बात की गई होगी, किस तरह का संविधान है? जी भैया, उद्देशिका के अनुसार जो संविधान में जो समस्त शक्ति है उसका जो सोर्स है वो भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। ये बात तो एकदम से गलत हो गई। नहीं, भारत की जो संविधान की जो उद्देशिका है वो ये नहीं कहती कि प्रतिनिधि होंगे, वो कहती है जो स्रोत है वो कौन है, वो भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उसी से बात शुरू हुई थी हमारी। तो यानी कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होंगे, शक्ति किसको दी गई है? जनता को दी गई है, भारत के लोगों को दी गई है, ना कि रिप्रेजेंटेटिव्स को। ठीक है। बेरूबारी यूनियन 1960 में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया। यानी कि एक बेरूबारी केस हुआ, बेरूबारी केस हुआ, और बेरूबारी केस में क्या कहा गया कि ये संविधान का जो है साथी आपका अंग नहीं है। क्या ऐसा हुआ था? इसीलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। 1960 में एक केस हुआ, 1960 में हुआ। ठीक है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। एकदम से ठीक है। तो कौन कौन से ठीक हो गए? आपका 1 और 3 ठीक है, बाकी दूसरा तो हो गया गलत, दूसरा गलत हो गया। 2 केस हुए, 2 केस आपको साथी पता होने चाहिए। एक केस है आपका किसको, प्रियम्बल की हम बात कर रहे हैं, उद्देशिका अर्थात प्रियम्बल। जब उद्देशिका की हम बात कर रहे हैं तो 1960 में क्या कहता है कोर्ट? 1960 में कोर्ट कहता है आपका इन री बेरूबारी केस में, एक इन री बेरूबारी केस हुआ 1966 का, सॉरी मैं बार बार 1966 बोल रहा हूँ, 1960 का। इसमें कहा गया कि जो उद्देशिका है ये संविधान का अंग होगी या नहीं होगी। तो इन्होंने बोला कि इसको संविधान का अंग ये नहीं है, मतलब मानने से ही इंकार कर दिया कि संविधान का अंग नहीं है। अब संविधान का अंग नहीं है तो संशोधन नहीं हो सकता। तो इसीलिए 1973 में केशवानंद भारती, आपने सुना होगा, बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, केशवानंद भारतीवाद कब हुआ था? केशवानंद भारती, ठीक है, केशवानंद भारतीवाद हुआ आपका। ये था आपका वर्सेस केरल स्टेट बनाम केरल राज्य, बड़ा प्रसिद्ध है इसलिए पता होना चाहिए आपको। तो 1973 में जब ये हुआ तो इन्होंने संविधान का अंग क्या कह दिया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग है, और संविधान का अंग यदि है तो उसमें फिर संशोधन भी हो सकता है, यानी अमेंडमेंट्स हो सकते हैं आपका प्रियम्बल में। जी भैया, लेकिन जो मूल ढांचा है वो नहीं बदलना चाहिए। मूल ढांचा यानी कि उसका जो साथी बेस था वो नेवर चेंज, वो कभी नहीं बदला, कभी नहीं बदला जाएगा। जैसे मैंने आपको मार्क करके दिखाया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष वो अलग से जोड़े गए या किसी शब्द को हटा के जोड़े गए, तो आप कहेंगे मूल ढांचे को भैया नहीं बदला जा सकता है, बाकी कुछ उसमें जोड़ा जा सकता है। जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो एकता को हटा के अखंडता लिखा गया या अखंडता को जोड़ के लिखा गया, तो यानी कि एकता और अखंडता। तो अखंडता शब्द यानी कि मूल ढांचा थोड़ी ना बदला, जो पहले से था उसको थोड़ी ना बदला, बाद में किया। तो क्या बोलेंगे आपका, इन्होंने बोल दिया कि संविधान का अंग है, संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदलेंगे। अब मैं आपसे पूछूं प्रियम्बल में कितनी बार आपका साथी मुझे बताएं, या कितनी बार आपका जो आपका प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हुए हैं? तो आप कहेंगे सिर्फ एक बार। एक बार। कौन कौन से? समाजवादी शब्द जब जोड़ा गया, जब पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, अभी मैंने आपको बताया, और जब आपका अखंडता इंटीग्रिटी वर्ड को जोड़ा गया। तो ये आपका एक बार परिवर्तन हुआ 42वें संविधान संशोधन में। इतनी बात क्लियर है? जी भैया। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता के बारे में बात करते हैं साथी, आपका भाग 2 जो है संविधान का, भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 ये सिंगल सिटीजनशिप के हमारे किसके नागरिकता के बारे में बताता है। तो जो नागरिकता है उसको क्या हम जन्म से प्राप्त कर सकते हैं? आप कहेंगे जी भैया, जन्म द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, आप जानते हैं उनके माँ बाप में से कोई भारतीय है। देशीयकरण बाई नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण होता है कि किसी व्यक्ति ने, मान के चलो कोई किसी अन्य देश का आदमी, उसने अपने देश की नागरिकता छोड़ दी और भारत की नागरिकता वो चाहता है, भारत में आ गया। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है क्योंकि उसको बाकी तो छोड़नी पड़ेगी। जी हाँ, भारत में आया और जब वो यहाँ की नागरिकता चाह रहा है तो 1 साल उसको यहाँ रहना पड़ेगा लगातार।
और उससे पहले 7 वर्ष भी रह चुका है कुल मिलाकर के, चाहे 2 महीने, चाहे 6 महीने, चाहे 8 महीने, ऐसे करके। तो ये नेचुरलाइजेशन। किसी भूभाग को सम्मिलित करना एकदम से ठीक है। जैसे हमने सिक्किम को मिलाया, आप बता सकते हैं सिक्किम को हमने कब मिलाया था और सिक्किम को किस आर्टिकल से हमने मिलाया था? तो आर्टिकल 2 से हम भारत के बाहर की किसी जमीन को अपने अंदर मिला सकते हैं, अपनी सीमा के अंदर। यानी पाकिस्तान को भी भैया हम भारत के अंदर मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को हम भारत के अंदर फिर से मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं, आर्टिकल 2 के तहत। जैसे सिक्किम को हमने मिलाया, वो भारत का हिस्सा थोड़ी ना था। 1975 में हमने उसको मिलाया, 1975 में। तो जब उसको हमने मिलाया तो वहां के नागरिक भी भारत के नागरिक हो गए या नहीं हो गए? या उनको सिक्किम के नागरिक या आप तिब्बत के नागरिक कहते हैं? आप कहेंगे नहीं भैया, आप कहेंगे भारत के नागरिकों के द्वारा भारतीय बैंक में धन जमा करके। ये कोई तरीका नहीं है। तो कितने तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के? भैया 5 तरीके हैं। नागरिकता छोड़ने के 3 तरीके होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो 5 तरीकों में से जो चौथा तरीका होता है वो कौन सा तरीका है, ये आपको बताना है कि भैया वंशक्रम, बाय डिसेंट, बाय डिसेंट, ठीक है, माता पिता में से कोई एक हो। 5वां आपका होता है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन से आप प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता, बाय बाय रजिस्ट्रेशन। अब मैं आपसे पूछूंगा नागरिकता छोड़ने के कितने तरीके हैं? तो आप कहेंगे भैया नागरिकता को जो छोड़ा जाता है उसको छोड़ने के तरीके हैं आपके कितने? 3 तरीके से छोड़ा जाता है। यहां पढ़िए, भारत के संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? अब आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होना चाहिए। सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया था? जी भैया। सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था? जी भैया। क्या बंधुता शब्द को भी जोड़ा गया था? ये आपको बताना है। क्या बंधुता, क्या बंधुता शब्द को भी छोड़ा गया था? ये आपको बताना है। क्या बोलेंगे? केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, या फिर साथी आपका 2 और 4, या 1, 3 और 4? चुनाव करें, एकदम आंसर आना चाहिए। भैया ड्यूअल सिटीजनशिप क्या होता है? कुछ ड्यूअल सिटीजनशिप जैसे यूएसए में है दोस्त, वो आप यूएसए की नागरिकता भी ले सकते हैं और किसी अन्य देश की भी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो आप अगर हमारे यहाँ की नागरिकता लेंगे तो कहीं और की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, और अगर कहीं और की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। नहीं दोस्त मुकेश, आपने गलत आंसर लिखा था, 1975 होगा। तो क्या होगा आपका? कौन कौन से शब्द? क्या सत्यनिष्ठा शब्द को जोड़ा गया? बोलेंगे भैया क्या सत्यनिष्ठा, ट्रुथफुलनेस, क्या ये शब्द जोड़ा गया था? आप कहेंगे नहीं जी, ये शब्द नहीं जोड़ा गया। अब इसकी बात करेंगे, देखेंगे। क्या बंधुता शब्द को साथी आपका जोड़ा गया? बंधुता नहीं भैया। तो कौन कौन से हो गए? केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। ठीक है, बात से सहमत हैं? बोलेंगे सारे दोस्त इस बात से सहमत हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। अच्छा, एक प्रश्न छूट गया, एक बच्चे ने लिखा भैया एक प्रश्न शायद पीछे छूट गया, क्वेश्चन छूट गया ना? हाँ ये आ गया। देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेखन नहीं है? आप कर पाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमारे संविधान में भैया जस्टिस की बात की गई है, न्याय की बात की गई है? जी भैया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल जस्टिस की बात की गई है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। क्या भ्रातृत्व की बात की गई है, फ्रेटर्निटी? ये भ्रातृत्व शब्द हमने साथी फ्रांस से लिया। कहां से? फ्रांस से। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई थी? जी भैया। क्या कहीं पर वहां पर वयस्क मताधिकार की बात थी? नहीं भैया, वयस्क मताधिकार की कोई बात नहीं थी। ठीक है, ये तो जब निर्वाचन आयोग आया तब वयस्क मताधिकार की बात की गई, लेकिन मूल उद्देशिका में इसकी कहीं कोई बात नहीं थी। कोई दिक्कत इस बात में? अगले प्रश्न पर आते हैं। संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो कौन सा प्रावधान है? आप कहेंगे भैया भाग 2 है। ये लौट के ही आना था इस पे, क्योंकि फिगर आगे लगा हुआ था। भाग 2, कुछ ऐसा नहीं है कि छोड़ के गए हैं उसको, वो वापस लौट के आना था, क्योंकि हमारा प्रस्तावना का फिगर बीच में लगा हुआ है। अब आए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे बताएं संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो चुने हुए कौन थे आपका? सच्चिदानंद सिन्हा क्या चुने हुए थे?
तो आप कहेंगे नहीं जी, राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इस बात में कोई दिक्कत किसी को? अब आया क्वेश्चन ये, केंद्र में कौन सा एक्ट है जो द्विसदनीय विधायिका लेके आया? दो सदन होंगे। कौन से? आपका 1919 का एक्ट था जिसको चैम्सफोर्ड अधिनियम हम कहते हैं। तो द्विसदनीय विधायिका यानी उस समय तो आपका कौन कौन सी होती थी? विधान परिषद होती थी, ठीक है, और एक आपका विधानसभा। इस तरह की दो बातें की गई थी। संविधान के भाग आप जानते हैं, एक बार थम्स अप करें कि भाई पहले आर्टिकल 1 से 4 भाग 1 में क्या बताया गया है? भाग 1 में ये पता होना चाहिए, सबसे कॉमन चीज है पॉलिटी की। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप को बताया गया है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। आज की कक्षा के लिए तो कम से कम जान लीजिए। आर्टिकल आपके साथी 36 से 51 में क्या आता है? डीपीएसपी आता है। भाग 4, अब देखो भाग 4 ए लिखा हुआ है। भाग 4 ए का मतलब क्या हो गया? ABCD मैंने क्या कहा? ये बाद में जोड़े गए हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 51 ए में आती है आर्टिकल, सिर्फ एक ही आर्टिकल में। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनना तय, आपके एग्जाम में भी आएगा। फिर आता है केंद्र सरकार, जो केंद्र की साथी आपकी व्यवस्थापिका है, 52 से 151। तो आज तो हम यहीं तक पहुंच पाएंगे, है ना? आइए जी आगे। तो उद्देशिका क्लियर है? उद्देशिका के मुझे बताएंगे, उद्देशिका को लेकर, प्रियम्बल को लेकर के कोई डाउट तो नहीं? नहीं भैया, आगे बढ़े। संविधान को किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? अब दो चीजें आ गई यहां पर। पहली चीज तो दोस्त मुझे बताइए, जो मूलभूत अधिकार हैं इनको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, और फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में है? आपका आर्टिकल 12 से 35, यानी जो हमारा भाग 3 है। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भैया। तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकते हैं। धारा 28 है इसके लिए, इसके लिए धारा 29 है, याद रख लेना। इसके लिए धारा 32 है। धारा 32, इसी को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, ठीक है। अब आर्टिकल 32 जो बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताता है। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कितने तरह की रिट होती हैं आर्टिकल 32 में? तो आप कहेंगे आर्टिकल 32 में भैया 5 रिट होती हैं, रिट, ठीक है। और 5 रिट से क्वेश्चन बनता है। आज पांचों की पांचों रिटों के बारे में मुझे बताओ। जैसा पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? किसी भी बंदी को 24 घंटे से ज्यादा बंद नहीं रखा जाएगा। हाबियस कॉर्पस बोलते हैं। कितना? इसमें कौन सा प्रावधान है? 24 घंटे, 24 घंटे वाला। 24 घंटे से पहले व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। दूसरा आता है आपका परमादेश। परमादेश, मैंडेमस। जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपका सीजीएल 2022 में ही, मैंडेमस का अर्थ है, मैंडेमस का अर्थ होता है कि भैया कोई अधिकारी रेड टेपिज्म का शिकार हो गया, लाल फीता शाही। तुमने देखा बाबूजी लोग होते हैं अफसर, तो सुनते नहीं किसी की, तो अब बाहर खड़ा हो जाता हूँ जाके। अंदर कैसा आया ऑफिस में? आप काम करवाने के लिए गए थे, बोले बाबूजी मेरा ये काम है, नहीं सुना उसने, आप कोर्ट जा सकते। परमादेश, तो कोर्ट बोलेगा उस आदमी से कि तुम्हारा काम ये है, ये तुमको करना होगा। इसको बोलते हैं हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। मैंडेमस का मतलब आदेश कौन देता है? कोर्ट देता है भैया। कब देगा? इसको जाता है ये मैंडेमस हमेशा किसी अधिकारी को जाएगा, किसी ऑफिसर को जाएगा, जब वो अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहा है या अपने काम को नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत? तीसरा आपका साथी, तीसरा आपका, तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है प्रोहिबिशन, कोई रोक। जैसे आपने एक वर्ड आप अंग्रेजी में भी पढ़ते होंगे, सिगरेट इज प्रोहिबिटेड हेयर, स्पिट इज प्रोहिबिटेड। तो प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है? कि निषेध है, रोकथाम है। यहां सिगरेट पीना मना है, मना है। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना।
अब भैया मना किससे होती है? निचली अदालतों से, निचली अदालतों से। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी और मुझे बतानी भी होगी कि आप वो जानते हैं नहीं। जो ये शक्तियां हैं साथी, 5 रिट की, मुझे बताइए ये सुप्रीम कोर्ट के ही पास हैं या हाई कोर्ट के पास भी हैं ये? बोलेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या दोनों के पास हैं? तो आप कहेंगे भैया ये 5 रिट हैं, ये जो 5 रिट हैं आपका, इनको संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम कहते हैं। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट के पास भी ये अधिकार है आपका आर्टिकल 226 में। जानते दोनों से? जी भैया। भैया मैंने इस सीरीज को कर रहा हूं और प्रैक्टिस के लिए नायक सीरीज कमाल करके आओगे भाई तुम। जिन साथियों ने यूट्यूब पे मैंने नायक सीरीज कराई थी, 25 + 10 सेट, 35 सेट है उसमें। जो 35 नहीं कर सकते एटलीस्ट 25 सेट करना, कमाल करके आओगे। तो दोनों के पास है। तो निचली अदालतों का मतलब है एक अदालत अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रही है, उसका वो उसको उस तरह के फैसले सुनाने का अधिकार नहीं है और उस क्षेत्र को भी अपने अधीन ले रही है। तो ये बोलेगा ए तुम छोटे हो, ए निचली अदालत जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है उनसे बोलेगा कि ये तुम्हारा जुरिस्डिक्शन का एरिया नहीं है, तुम्हारे न्यायाधिकार का ये क्षेत्र नहीं है, ठीक है। और साथ ही चौथा कौन सा होता है प्रतिषेध के अलावा? एक होता है आपका इसमें उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है आपका सर्टियोररी। उत्प्रेषण कब होता है? शक्ति का अधिक प्रयोग कोई कोर्ट करे, शक्ति का अधिक प्रयोग कोई कोर्ट कर रहा हो। समझ गए ना? निचली अदालतों से आदमी थोड़ी ना कह सकता, कभी सोचो यहां पर निचली अदालतों से कोई आदमी कह देगा क्या? नहीं जी। आपका कौन बोलेंगे? जो अपर कोर्ट्स हैं। शक्ति का अधिक प्रयोग कर दे कोर्ट कोई, तो ये बोलेंगे "अरे भैया ये तुम्हारा मामला नहीं है, इसको हमको ट्रांसफर करो, इसको हमको ट्रांसफर कर दो", ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर टू अपर कोर्ट्स। बोले ये तुम्हारा मामला नहीं है, इसको तुम अपर कोर्ट को भेजो, मतलब अधीनस्थ न्यायालय का मामला नहीं है। अब अधीनस्थ न्यायालय कैसे हैं? जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में भी कोर्ट होगा जिसको आप बोलते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो वो बोलेंगे कि इस मामले को अब यहां भेजो, ठीक है। संदेश कुमार जी बहुत सारा प्यार और धन्यवाद मेरे भाई। पांचवा होता है आपका अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो, अधिकार परीक्षा। तो ये क्यों वारंटो क्या होता है? तो क्यों वारंटो होता है दोस्त आपका, इसको समझना कि व्यक्ति, अब आप गए, एक आदमी आपके घर आया जिप्सी लेके, मेरा बालम थानेदार, तुमसे बोला आओ बैठ जाओ मेरी जिप्सी में, तुमने क्राइम कर दिया है, तुमने क्राइम किया भी था मान लिया। अब तुम उसकी जिप्सी में बैठ गए। अब जिप्सी में बैठने के बाद तुम्हें पता चला कि जो आदमी सीओ खुद को बता रहा था वो दरअसल में सर्कल ऑफिसर क्षेत्राधिकारी है ही नहीं। यानी कोई व्यक्ति बिना अधिकार के और कोई अधिकारी बन जाए जिसको अधिकार भी नहीं है। जैसे अभी रोड पे एक आदमी को पकड़ लिया, आरटीओ साहब गाड़ी में नहीं थे, रोड टैक्स ऑफिसर, उन्होंने अपनी जगह किसी और को बैठा रखा वसूली के लिए। बोले तुम ट्रकों को रोक के वसूली कर लो। वो ट्रक वाला थोड़ा समझदार था, उसने वीडियो बना ली। बोला आप आरटीओ हैं क्या? बोला मुझे आरटीओ साहब ने भेजा। उन्होंने बोला आप कौन है? उसने वीडियो बना ली। तो यानी कि कोई व्यक्ति बिना अधिकार के कुछ और होने का प्रयास करे और अधिकारी होने का प्रयास करे कि मैं अधिकारी हूं, तो भैया बड़ी कमाल बात होगी। यही अधिकार परीक्षा है, मतलब किसी और के अधिकार को जता रहा है। तो बस छोटा सा एक शब्द याद रखो, व्यक्ति बिना अधिकार के, बिना राइट के बाबूजी बन रहा है, नेता बन रहा है, अधिकारी बन रहा है, तो क्या बोलेंगे? आप जाएंगे कोर्ट के पास कि भाई साहब ये आदमी ऐसे ऐसे देखना, जरा अधिकारी बना घूम रहा है, तो उसको फिर पकड़ लिया जाए। कोर्ट उसको बोलेगा कि अब ये अधिकार परीक्षा है, आर्टिकल 32 है, तुमने किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार था उसका हनन किया है। बात क्लियर है? आज के बाद इन पांचों में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है इनको समझने में, रटते हैं। रटने की जैसी जरूरत नहीं, घटनाओं से समझे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? सिर्फ इंडियंस के लिए। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये किसके लिए हैं?
ओनली इंडियंस, बाकी दोनों के लिए ओनली इंडियंस। तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार ये किस में आता है आपका आर्टिकल 21। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 बताया गया है, 25 to 28। समानता का अधिकार ये 14 to 18 बताया गया है, ठीक है, 14 to 18, यानी इसमें समानता का अधिकार आ गए। समानता का अधिकार 15-16। अभिव्यक्ति का अधिकार ये आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो 14 से 18 में तो भैया 15-16 भी आ गए, लेकिन 15-16 तो आ गए, लेकिन 14, 17, 18 तो नहीं आए ना, ये गलत हो गए। ये क्या हो गए? गलत हो गए, समझ गए। 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ इंडियंस के लिए हैं, और बाकी सारे के सारे अब मान के चलो आर्टिकल भैया 12 से 35 होता है, तो 12 से 35 के बीच में जो कुछ भी है उसमें से सिर्फ ये अनुच्छेद भारतीयों के लिए, बाकी सभी के लिए। बात क्लियर है? आगे आएंगे। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स को कौन निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है? फंडामेंटल राइट्स क्या सस्पेंड किए जा सकते हैं? आपके जो अधिकार हैं वो आपसे छीने जा सकते हैं? जी सचिन भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। राज्यपाल द्वारा, गवर्नर, प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, कब? आपको याद होना चाहिए इसके लिए आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 के तहत सबको हटाया जा सकता है, कब? जब लग रहा हो देश में आपातकाल, इमरजेंसी। लेकिन कौन से आर्टिकल हैं जो खत्म नहीं होते? तो आप कहेंगे आर्टिकल 20 और 21 ये कभी खत्म नहीं होते, खत्म नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो ये शक्ति किसके पास है कि ये दोनों खत्म नहीं होंगे, और ये दोनों खत्म नहीं होंगे, इसकी बात की गई है आर्टिकल 359 कि 20 और 21 बने रहेंगे, ये बात आर्टिकल 359 में। बाकी अधिकार राष्ट्रपति के पास हैं, ये बात आपका 358 में की गई है, ठीक है। तो ये तो कॉमन सी बात हुई। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, तो कौन बचाएगा, कौन क्यूरेटर है? तो विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल या फिर न्यायपालिका? न्यायपालिका, अभी बताया ना, आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि आपके मूल अधिकार कोई छीन रहा है, आपसे कोई बोले भैया तुम यहां से पानी नहीं भर सकते, भैया तुम इस रास्ते से नहीं निकल सकते, भैया तुम यहां घर नहीं बना सकते, भैया तुम अपनी बात नहीं रख सकते, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पास कोर्ट है। आगे आएंगे। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो समानता का अधिकार जो बताया गया है वो आर्टिकल 14 से 18 बताया गया है, समानता का अधिकार। मुझे बताओ, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहां पर बताया गया है? सॉरी, स्वतंत्रता का अधिकार कहां पर बताया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपका दोस्त कहां? 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 तक। राइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सोचिए जरा। राइट अगेंस्ट सोशल एक्सप्लॉयटेशन, तो सोशल एक्सप्लॉयटेशन को बताया गया है, वो बताया गया 23 और 24 में। जो धार्मिक स्वतंत्रता है, अभी मैंने आपको बताया था धार्मिक स्वतंत्रता बताई गई है 25 से 28, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और फिर आता है आपका इसमें 29 से 30, आर्टिकल 29 से 30 में क्या बताया गया है? संस्कृति और शिक्षा। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यानी कि आपका राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशनल, कल्चर एंड एजुकेशनल जो राइट्स हैं। और अभी मैंने बताया आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। तो यानी कि कितने तरह के मौलिक अधिकार हैं बताएंगे अभी? अभी आर्टिकल 32 भी हो गया एक आपका। कितने तरह के अधिकार हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने मौलिक अधिकार हैं अभी? 6 मौलिक अधिकार हैं।
लेकिन मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? फंडामेंटल राइट्स अभी 6 हैं, तब 7 हुआ करते थे। एक को हटा दिया गया, संपत्ति को। संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में आता था, उस संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, राइट ऑफ प्रॉपर्टी को हटा दिया गया इंदिरा गांधी जी की सरकार में। क्या बोलोगे भैया? 44वां संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया। 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1978 में। संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट कैंसिल करके क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक लॉ राइट है, वो कानूनी अधिकार है। ठीक है, और किस अनुच्छेद में आता है वो? आर्टिकल 300 ए में उसको रख दिया। आर्टिकल 300 ए या आर्टिकल 300 के हम कहें, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को नहीं रोका जा सकता है? किसी को भी नहीं रोका जा सकता, बताइए जी। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 17? तो किसी को नहीं रोका जा सकता, यह आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 15, 14, 15, 16, 17 नहीं कहते। 14 किसको कहता है साथी आपका? अभी बात कर लेते हैं सबकी। आता है आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। किसके समक्ष समता? समता अर्थात समानता, समक्ष मतलब सामने, और विधि मतलब कानून के सामने। इक्विलिटी बिफोर द लॉ। तो जब हम इक्विलिटी बिफोर द लॉ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इक्विलिटी बिफोर द लॉ, तो इक्विलिटी बिफोर द लॉ का मतलब है कानून के लिए सब समान है। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई स्त्री अपराध करेगी और पुरुष अपराध करेगा तो दोनों के लिए अलग अलग सजा होंगी या एक होंगी? जरा सोचिए। तो यानी कि कानून के लिए सब बराबर हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि अमीर आदमी क्राइम कर देगा या गरीब करेगा तो गरीब को ही सजा मिलेगी और अमीर को नहीं मिलेगी, तो आप कहेंगे मिलेगी। यानी कानून के लिए सब बराबर हैं। तो विधि के समक्ष समता की बात की गई। फिर आता है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि आप जो है किसी से धर्म, कोई उसकी जाति है, लिंग है उसका, कोई उसका आपका वंश है, या मैं बात करूं उसका कोई आपका जन्म स्थान है, इसके आधार पर क्या बोलेंगे? इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब यहां पर पार्ट बनेंगे, आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये जानते हैं आप? ऐसा तो नहीं होगा कोई व्यक्ति भारत में आपका हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी सब धर्म के लोग रह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उनके साथ कोई भेदभाव करेंगे, नहीं करना है। आप किसी से जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग का मतलब कोई पुरुष है, स्त्री है, या फिर अन्य लिंग भी हैं। LGBTQI सोसाइटी भी है, लेस्बियन भी हैं, गे भी हैं, बाइसेक्सुअल भी हैं, क्वीर भी हैं, ये सब जानते होंगे ना आप। तो कोई भेदभाव नहीं। वंश के आधार पर जन्म, इसका जन्म यहाँ पर हुआ है। जैसे कई बार झगड़ा होता है कि भैया तुम तो उत्तर भारत के हो, दक्षिण भारत के हैं, हम श्रेष्ठ हैं। उत्तर भारत के कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, तो जन्म के स्थान पर नहीं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर भैया? अब यहाँ पर सबसेक्शंस जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो बात की गई थी आपका, ये जो बात की गई है आर्टिकल 15 के पार्ट ए में की गई है। 15(2) में क्या बोला गया है आपका? पब्लिक प्लेस को बोला गया है। जैसे अभी आया था रेस्टोरेंट वगैरह, ऐसी कोई भी चीज जो पब्लिक प्लेस की है वो 15(2) में आती है। 15(3) में साथी आपका आता है, क्या बोलेंगे? महिला और बच्चे के लिए जो विशेष प्रावधान है। भाई कोई गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपने राज्य में बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान करने वाले हैं, कोई प्रोविजन लाने वाले हैं, तो उनको रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा? कि भैया अभी बोला गया था लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, तो आप महिलाओं के लिए क्यों लेके आ रहे हैं, पुरुषों के लिए क्यों नहीं लेके आओगे इसको? तो ला सकते हैं या नहीं? आप कहेंगे जी भैया। तो इसीलिए पुनः पता है कि जनता विरोध करेगी, तो बोलेंगे भैया महिलाओं की तो बात आपने खत्म कर दी थी, फिर महिलाओं के लिए क्यों ला रहे हैं?
आप कहेंगे भैया कि नहीं, इसके लिए 15(3) में प्रोविजन दिया हुआ है। अच्छा फिर ठीक है, फिर आता है 15(4), ये कहता है आपका जो लोग सोशली या आपका एजुकेशनली, यानी जो सामाजिक सामाजिक या फिर आपका शैक्षणिक रूप से, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कोई ओबीसी, एससी, एसटी, अब उनके लिए कोई आरक्षण की बात होगी तो सब लोग बोलेंगे भैया ये तो क्या हो गया, आपने तो बोला कि किसके आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, फिर इनके लिए क्यों? तो फिर आरक्षण को यहां पर डिफाइन किया कि इसकी जरूरत है। ठीक है, अगर हम बात करते इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट है 15(6) ईडब्ल्यूएस। मुझे बताओ ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी जनरल कैटेगरी के लोगों को उनके आरक्षण में ही 10% का आरक्षण, अलग से नहीं, उसी आरक्षण में से कि भाई ये आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो आप कहेंगे जी भैया ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इनको हम याद रखेंगे। आर्टिकल 16 में बताइए क्या है? लोक नियोजन का अवसर जो होगा, यानी जैसे आपका फॉर्म निकला सीजीएल का तो आप सबने भरा था नहीं, नहीं, या किसी को रोक लिया गया कि भैया तू नहीं भर सकता, तो क्या बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे आपका जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हम कर रहे हैं, लोक नियोजन अर्थात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो आप कहेंगे नहीं भैया 50 साल का आदमी थोड़ी ना भर सकता था फॉर्म सीजीएल का। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया लोक नियोजन के अवसर पर जो समानता है, यानी एक कैटेगरी आई कि भाई इस कैटेगरी के लोग होंगे, इतनी उम्र से इतने उम्र तक होंगे, और साथ ही आपका ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उतनी क्वालिफिकेशन हो और उतनी एज हो तब फॉर्म भरने से किसी को रोका जा सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, नहीं रोका जा सकता। ईडब्ल्यूएस 103वां संविधान संशोधन, कई साथियों ने लिखा, बड़ा कमाल, ये ऐड हुआ था आपका 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 का, 2019 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोक नियोजन जी भैया ऐसा ही होगा। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है, आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको खत्म करता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के बारे में, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता छुआछूत होती थी कि भैया तू मेरे घर नहीं आ सकता, इसके घर आने से मेरा घर अपवित्र हो जाएगा। विधवा अधिनियम आया आपका, विधवाओं की शादी होगी नहीं तो पहले सोचा था विधवा घर में आएंगी तो हमारा घर अपवित्र हो जाएगा, तो जली क्यों नहीं अपने पति के साथ में, तेरा पति मर गया तो तभी तुझको सती हो जाना चाहिए था। तो इस तरह बहुत सारे छुआछूत से समाज में, तो उनको खत्म किया जाए। आर्टिकल 18 बताएं, आर्टिकल 18 में क्या है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अबोलिशंस ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता के अंत की बात हो गई, यहां पर अबोलिशन ऑफ टाइटल्स हो गया। अब भैया उपाधियों का अंत, लेकिन कौन सी उपाधि एक्सेप्ट की जा सकती हैं? जो सैन्य उपाधियां हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस की एक्सेप्ट की जा सकती हैं, जो एजुकेशनल रिलेटेड है, विद्या संबंधी हैं, की जा सकती हैं, लेकिन इनके अलावा अन्य नहीं। तो भैया भारत रत्न जो दिया जाता है वो सैन्य उपाधि है कि विद्या संबंधी उपाधि है? कोई सी भी नहीं। इसी को आधार मानते हुए जैसे कि अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत रत्न या अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं, तो जनता पार्टी की सरकार आई, उसने 1977 में यही कहा कि भैया आर्टिकल 18 के तहत जो भारत रत्न आप दे रहे हैं तो ये गलत है, तो जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न पर रोक लगा दी थी 1977 में। लगी थी रोक या नहीं आप पढ़ते होंगे, लेकिन फिर से कांग्रेस आई 1980 में और फिर से उसने शुरू कर दिया, बोली नहीं हम तो इनको देंगे। ठीक है, ये भी आपको पता रखना है। आगे आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अब आपको बताना है। और अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस में है? क्या 16 में? 16 में भैया लोक नियोजन है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। अस्पृश्यता का अंत 17 में है,
15 आप समझ गए होंगे, 18 आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे प्यारे साथी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित एम्प्लॉयमेंट टू वर्क नहीं दिया जाएगा, मतलब जोखिम भरा काम नहीं दिया जाएगा, तो उसमें नहीं लगाया जाएगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 24 कहता है। 45 कहता है 0 से 6 वर्ग के बच्चों की शिक्षा को लिए, ये संविधान संशोधन को बताता है। आर्टिकल 330 ये लोकसभा में बताता है SC ST के आरक्षण को। आर्टिकल 24 यानी कि हम 18 से आगे बढ़ गए। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 19, पूरा जानते हो? आर्टिकल 19 मेरे साथ एक बार बोलना शुरू करो, रिवाइज करो उसको। आर्टिकल 19 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 19 में भैया बताया गया है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, इसको बताया गया है, ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें 19 में साथी आपका 19A आता है। 19A में क्या बताया गया है आपका? यही बताया गया विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक की अभिव्यक्ति, यानी कि आप जो बात है अपनी वो पेश कर सकते हैं। तो जब भैया हम बात पेश कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो क्या हम लोगों को भड़का सकते हैं कि आंदोलन कर दो, यहां जाके तोड़ फोड़ कर दो? क्या ये सही है? बताएंगे। तो ये कैसा होना चाहिए? तो वाक जो आप कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, उससे नेशनल सिक्योरिटी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, देश विरोधी बात आप ना करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बोलने का मतलब है कि कुछ भी बोल देंगे। 19(2) क्या कहता है? 19(2) कहता है आपका शांतिपूर्वक सम्मेलन, पीसफुली आप असेंबल हो सकते हैं, शांतिपूर्वक सम्मेलन। ऐसा नहीं है तुम 100-200 लोग डंडे वंडे लेके, कट्टा, राइफल, पिस्टल, रिवॉल्वर लेके बैठे हो, ये गलत बात है। शांतिपूर्व सम्मेलन। 19(3) 19(3) मुझे बताएं किसके बारे में बताता है? आप कोई समुदाय या संघ बना सकते हैं, समुदाय या संघ, यानी कि आप कोई एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन या यूनियन आप क्या कर सकते हैं? उसको फॉर्म कर सकते हैं। अबाध भ्रमण, अभी मैंने एक बात कही थी आपसे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाहर 4 में आता है अबाध भ्रमण। कहां पर? भारत में। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो या नहीं, या कोई तुमको रोक लेगा, भैया तू इस गली में नहीं आएगा, तू इस जाति का है, तो क्या बोलेंगे? जो अबाध भ्रमण है, टू मूव फ्रीली, यानी आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं। जी भैया, ये 19(4) कहता है। 19 का 5 कहता है अबाध निवास, यानी कोई रोकेगा नहीं, कोई बाधा नहीं लाएगा इस बात में। अबाध निवास, तो अबाध मतलब कोई रोकेगा नहीं, यानी टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट, ये भी आपके पास राइट है। और 19 का 6 क्या बताता है? कारोबार, कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं, कोई व्यापार आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, कुछ भी, कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। तो ये 19(6) में बताया गया, सब जानते हैं इस बात को। अब मुझे एक बात बताओ कि जब विचार और अभिव्यक्ति आई, तो दूरदर्शन पर जैसे प्रेस आती है आपकी, प्रेस की स्वतंत्रता भी किस में बताई गई? प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19(1)A में। जो प्रेस की स्वतंत्रता है, वो भी तो कुछ भी कहते हैं, जी हाँ अपनी बात, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कह देंगे कि देश को भड़का दे, ऐसा थोड़ी ना कह देंगे कि भैया नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो जाए, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, जैसे आपका RTI हो गया, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। मुझे बताओ राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया था? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, याद रख लेना, इसकी डेट बड़ी पूछी जाती है, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ। APJ अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति थे, और RTI लागू करने वाला भारत 55वां देश बना था।
जहां सूचना का अधिकार जो है वो एक साथ ही मौलिक अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी आरटीआई के लिए हमने बनाया था केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग, तो ये पूछा था केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमीशन बना आपका, वो कब बना था? तो बोलेंगे 26 अक्टूबर 2005 को सीआईसी बना था भैया। 26 अक्टूबर 2005 को सीआईसी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 19 में कोई दिक्कत किसी को? आर्टिकल 19 के बाद में आता है साथी आपका, मुझे बताना एक बार, अगर मैं पूछूं आपसे आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी किस तरह की फ्रीडम है आपकी? जो फ्रीडम है वो है आपकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके संरक्षण की बात की गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 21 में है। अब आर्टिकल 21 में ही दो तरह के साथी यहाँ पर सबसेक्शन आते हैं। एक तो आर्टिकल साथी 21A, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। आर्टिकल 21A में क्या कर दिया गया? जो आपका साथी शिक्षा को बना दिया गया फंडामेंटल राइट। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा को जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चे की। कितना? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की शिक्षा को। और इसके लिए साथी इन्होंने क्या किया आपका? 86वां संविधान संशोधन किया। 86वां संविधान संशोधन किया 2002 में। और कौन सा आपका इसको बनाया? साथ में आपका 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसको बनाया। मौलिक कर्तव्य तो है ही है, साथ में यह एक मौलिक अधिकार भी है, एक बच्चे का मौलिक अधिकार भी है। अब इन्हीं के साथ में दो आर्टिकल आते हैं। निजता का अधिकार, कोर्ट ने कहा था आपका 2017 में कहा राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। भाई कोई व्यक्ति एकांत में रहना चाहता है, नितांत में रहना चाहता है, तो यह अधिकार भी उसका होगा। जैसे उन्होंने बोला जीने के हक के साथ में मरने का हक भी व्यक्ति को है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसके लिए? उन्होंने बोला आपका राइट टू प्राइवेसी हो गया, निजता का अधिकार हो गया, और साथ ही आपका विदेश घूमने का अधिकार। मेनका गांधी ने इसके लिए केस लड़ा। विदेश घूमने का अधिकार ये किस में आता है? आर्टिकल 21 में आएगा। जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, साफ पानी, ये सब आर्टिकल 21। विदेश घूमने का अधिकार ये क्या है? 1978 का वाद है, केस है एक। वाद का मतलब होता है केस। तो 21A होना चाहिए आपका। ठीक है, आगे आए। पिछला क्वेश्चन हमने कर लिया था, उसका आंसर एक्सप्लेनेशन में थे हम अभी। आगे आए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलेंगे कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है? बहुत बढ़िया, अजय यादव जी, बहुत अच्छा आंसर करना। नहीं, सुसाइड करना नहीं हो सकता। मरने का अधिकार से मतलब है कि इच्छा मृत्यु, और ऐसी विशेष परिस्थितियों में, जैसा आपने देखा हो कई बार एक कोरोना केस था कि अब मतलब बहुत परेशान है कोई, अब वो जीवन नहीं जी सकता, लेकिन आत्महत्या आप कर रहे हैं, आत्महत्या के लिए आप किसी को उकसा रहे हैं, ये सब अपराध हैं। इसी के लिए तो हमारे आईपीसी में सेक्शन थे 307, उसमें आत्महत्या का ही दंड बताया गया। आप किसी को अबैट कर रहे हैं, उसके लिए दुष्प्रेरित कर रहे हैं कि भैया तुम आत्महत्या कर लो, जाओ अपने घर जाके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, है क्या? जी भैया, है क्या? है।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से 28 बताया था मैंने आपको। ये आपका 23 से 24 हो गया, ये 14 से 18 हो गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? जो मूल अधिकारों में नहीं है, तो समता का अधिकार है, जी भैया, 14 to 18 समानता का अधिकार है। विधि के समक्ष समता, धर्म जाति लिंग आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लोक नियोजन के अवसर पर अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जी भैया, 19 से 22। शोषण के विरुद्ध है, सूचना का अधिकार है, ये बताओ मुझे, क्या हमारे पास सूचना का अधिकार है या नहीं है? क्या बोलेंगे? सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, ये पूछा गया प्रश्न। तो क्या शामिल होगा या नहीं होगा, मुझे बताएं। तो सूचना का अधिकार जो 2005 में है, क्या ये साथी हमारा सूचना का अधिकार की बात की गई है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, नहीं भैया, अभी तो आपने बताया था भैया है। लेकिन देखो प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, डी लिख रहे हैं सारे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार तो 6 हैं। उन 6 की बात यहां पर कर रहा था, समता का, स्वतंत्रता का, शोषण का, धार्मिक का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझ पाए जी, कोई दिक्कत? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये मूल अधिकारों के पार्ट है। तो क्या बोलेंगे, ये 6 में शामिल नहीं है, क्योंकि वहां पर शब्द आ गया था मूल। मूल। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान अधिकारों को मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? अब आते हैं, क्या भाग 4 किसके बारे में है? भाग 4 जानते होगे ना सब भैया, डीपीएसपी है। और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमने कहां से लिए हैं डीपीएसपी? आयरलैंड से लिए हैं। तो यहां पर आता है आर्टिकल 36 से 51। और फिर आता है भाग, बाद में जोड़ा गया भाग 4A। 4A में आई फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई एक तो थे अधिकार, एक है ड्यूटीज। आपकी, आपके घर के लिए ड्यूटी क्या है? आपके माता पिता के लिए आपकी ड्यूटीज क्या है, क्या कर्तव्य है? तो आप कहेंगे भैया उन्हें अच्छा जीवन देना, उनका ख्याल रखना, उनका आदर करना। अब उन सबका जब आप आदर कर रहे हैं, तो आप नहीं भी करोगे तो क्या आपको पनिशमेंट मिलेगी कोई? भैया आपको इज्जत नहीं करोगे तो आप कहेंगे भैया, मतलब विधिक रूप से तो नहीं मिलेगी, कानूनी रूप से नहीं मिलेगी। तो जब कानूनी रूप से नहीं मिलेगी तो ये क्या है? ये कर्तव्य है। मौलिक अधिकारों के हनन के लिए कोर्ट है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के हनन के लिए कोर्ट नहीं है। माना जाता है ये तुम्हारे मोरल्स हैं, तुम्हें करना है। तो जैसे तुम्हें फैमिली के लिए करना, ऐसे तुम्हें देश के लिए भी क्या करना है, एक देश के लिए तुम्हारे क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो ये बाद में जोड़े गए, मूल संविधान में ये नहीं थे, इनके लिए जोड़ा गया आर्टिकल 51A, यानी 51 के, 51 के। 1965 में, 1976 में, 1976 में ये जोड़े गए, ठीक है, 1976 में आगे आएंगे। तो 1976 में जब ये जोड़े गए, तो कौन सी कमेटी थी बताएंगे? किस कमेटी की सिफारिश थी? तो आप कहेंगे कमेटी थी भैया सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह ये दरअसल में एक केंद्रीय मंत्री थे, और 12 मेंबर्स थे, ये टोटल 12 सदस्य थे। इन्होंने बोले थे, आपका क्या बोले थे इन्होंने? 8 जोड़ने का सुझाव दिया कि 8 जोड़े जाएंगे, 8 क्या मौलिक कर्तव्य। लेकिन जोड़े कितने गए थे? लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। एफडी लिख दूं फंडामेंटल ड्यूटीज को, कोई दिक्कत तो नहीं, मौलिक कर्तव्य है ये, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य? 12 मेंबर्स थे, 12 मेंबर्स 1976 में जोड़ा गया था। अब देखो इनको ध्यान से पढ़ना, इनको याद करेंगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन मैं हमेशा तुमसे कहता हूं, अभी भी कह के भेज रहा हूं परीक्षा के लिए। बस एक बार मुझे थम्स अप करके ये बता देना कि भैया जूम करके आपको ये दिख रहा है, फिर मैं इनको आपको याद करा दूं। अब ऐसे नहीं पूछता बच्चे मौलिक कर्तव्य कहां पर है, पूछ ले तो दुनिया करके आएगी। अब पूछता है लिख करके, ये देगा देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर, कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है?
ABCD में भी देता है, 1 2 3 4 5 6 में भी देता है, कै ख ग हिंदी में भी देता है, कै ख ग घ अंगा च छ ज ज अइया ट ठ ड ड अणे त थ द ध न प फ ब भ मैं, ऐसे भी देता है। तो जिसको नहीं पता कै ख ग उसको पता होने चाहिए, नहीं तो इंग्लिश वाले पोर्शन में देख लेना इसको, ABCD, पहला A, दूसरा B, तीसरा C, तो ऐसे पूछेगा। बात तैयार है? शिव बच्चन यादव सी बच्चा आपने पूरी क्लास निकाल दी यही कहते हुए, और पता नहीं किस बात पे ये निकाल रहे हैं। बेटा आपके सपने टूट जाएंगे, आप रोएंगे, मेहनत करना सीखो, बेवजह के कमेंट मत करो, मुझे ब्लॉक मत करना। भाई मैं क्यों ब्लॉक करूंगा तुम्हें, हैं? अब देखें भैया ध्यान से, यहां देखिए, याद करना है, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान 1 नंबर पर है जी। पहले नंबर पर कौन सी चीज है? राष्ट्रगान और का सम्मान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। कितने पर है? 1 नंबर पे। कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है भैया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भाई आप देखो ना, फ्लैग के लिए हमारी भावनाएं किस पे है भैया? पहले नंबर पे है, पहले पे। टिंटू नहीं लगाया भाई? है, लगा दिया, अब दिखा भाई? और भी जूम कर लेते हैं इसे तो और भी हो जाएगा ये तो। दिख रहा है ना भाई? तो ये कितने नंबर पे है भैया? 1 नंबर पे है। उन महान आदर्शों को सजाना जिनका पालन करना, जिन्हें हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया। दूसरे नंबर पर हम किनको रखेंगे? जिन्होंने हमको आजादी दिलाई। दूसरे नंबर पर कौन है? जिन्होंने हमको आजादी दिलाई। 3 में 3 तरह की बात की गई है, वो तीनों हैं जो जोड़े गए, संप्रभुता, एकता, अखंडता। अखंडता शब्द जोड़ा गया था, कितने शब्द जोड़े गए थे मैंने वहां भी बताया आपको? 3 शब्द। तो 3 में 3 की बात है। पूछेगा जो सवरिनिटी है, जो आपका साथी यूनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, उसको बनाए रखने की बात किस फंडामेंटल ड्यूटी में की गई है? तो क्या बोलोगे? भैया तीसरे में की गई है, तीसरे में। अभी CHSL दिया था आपने, CHSL में आया, फेज 12 में यही क्वेश्चन आया। देश की एकता अखंडता, देश की एकता अखंडता संप्रभुता को बनाए रखना ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो ये नहीं पूछा मौलिक कर्तव्य है, ये पूछा कौन सा मौलिक कर्तव्य है। उसमें लिखा था 51A, B, C और D, तो क्या करना था? C। समझ पा रहे हो? एक में आंखें बंद करो जरा, एक में क्या? राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज पहले नंबर पे। दूसरे पे क्या है मेरे साथी? दूसरे पे जो हमारे लिए, जिन्होंने हमको आजादी दिलाई। आजादी दिलाई मतलब जो हमारे संग्राम में जुड़े हुए थे। 3 में 3 बातें की गई हैं। देश की रक्षा करने की बात किस में की गई है? 4 में। देखो देश की रक्षा कैसे करोगे? एक तरफ से, 2 तरफ से, 3 तरफ से या 4 तरफ से? तो देश की रक्षा हम भैया चारों तरफ से करेंगे, 4 नंबर। देश की रक्षा कितनी तरफ से? 4 तरफ से, 4 नंबर। भारत के सभी लोगों की धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, अनुभागीय विविधता। इतनी बड़ी भाषा मत पढ़ लेने लग जा, बस यहां पर पढ़ना सद्भाव के समान भाईचारा। एक वर्ड याद रख लो, भाईचारे। और आपका साथी महिला, भाईचारे और महिला के सम्मान के लिए जितनी भी प्रथाएं हैं वो त्याग देनी है। जब तुमको लगता होगा कि भैया सती प्रथा गलत है, बेवजह त्याग दो। राजा राम मोहन राय ने यही तो बोला, लोगों लोगों ने उनको गालियां दी, तुम सही बात कर रहे हो यार, राजा राम मोहन राय तो सही बात कर रहे थे, लेकिन लोगों ने बोला कि तुम कैसी बात कर रहे हो। सोचो, अब से वो उन बातों के लिए लड़ रहे थे कि वे सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, विधवा नहीं होनी चाहिए। पहले तो लोग 50-50 शादी कर लेते थे बंगाल में पैसे के लिए, दहेज के लिए। उन्होंने बोला बहुपत्नी प्रथा जो है ये खराब है। लोगों ने उनको गालियां दी। बोले भैया तुम जो है सही आदमी नहीं हो समाज के लिए। तो इन्होंने बोला महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करो। घूंघट में कर रखी है महिलाएं, गाड़ी में पीछे बिठा के ले जा रहे हो, दहेज में गाड़ी वही लेके आई है आपकी शादी में, उसको पीछे बैठा के ले जा रहे हो, खुद ड्राइवर बने हुए हो। मतलब अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पा रहे हो, उसको साइड में नहीं बिठा पा रहे हो, इतने लंबे घूंघट में। बोले इससे जो शर्म और लिहाज रहती है। तो घर में जब बेटी रहती है बाप के साथ में, इसका मतलब है बेटी तो बिगर घूंघट के रहती है, तब लिहाज नहीं होती बेटी को बाप की, होती है ना। तो शर्म कोई वस्त्र से थोड़ी ना होती है, घूंघट से, कि भैया मुंह ढकेगा तभी शर्म होगी। तो इसका मतलब है लड़कों को तो बिल्कुल शर्म नहीं है अपने पिता की। तो कहने का मतलब है महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। तो भाईचारा कैसे होगा भाई? भाईचारा, पांचों भाई एक साथ, पांचों पांडव एक साथ थे, पांचों भाई कैसे थे? एक साथ थे। तो 5वें में भाईचारे की बात की गई है। 5 में क्या है? भाईचारा। 4 में क्या है? देश की रक्षा चारों तरफ से, ठीक है।
छठे में संस्कृति वर्ड को याद रख लो कि छठी क्लास में भैया संस्कृत पढ़ानी शुरू कर दी थी हमको। छठी क्लास में क्या संस्कृत पढ़ानी शुरू कर दी थी। भैया इस सब को हाथ से लिख दो बेटा, इस चक्कर मत रहना, वंडर क्लास है ये आपकी बुद्धि को खोलने के लिए, बुद्धि बांधने के लिए नहीं है। अभी भी तुम ये सोच रहे हो ना लिख लिख के पढ़ूंगा तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा 10 साल बाद, ऐसी पढ़ाई मत करो भाई प्लीज। वनों झीलों नदियों वन्य जीवों के लिए ये कौन सा है साथी, आपका 7वां नंबर है। साथ में क्या रहता है आपके, पर्यावरण। साथ में क्या है, पर्यावरण। ठीक है, ये मिटा दूं अब मेरे सामने एक बार बोलने का प्रयास करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, बोलो एक में क्या बताया भैया, राष्ट्रगान और हमारे जितने भी आदर्श हैं, झंडा। दो में क्या है, जो आंदोलन किया जिन लोगों ने हमारे लिए। तीन में तीन बात, संप्रभुता एकता और अखंडता। चार में देश की रक्षा। पांच में क्या है, भाईचारा महिलाओं का सम्मान। छठे में संस्कृति, छठी क्लास में संस्कृत पढ़ाई। सातवें में क्या है, पर्यावरण, हमारे साथ में क्या है, पर्यावरण है। आठ में क्या है, वैज्ञानिक, आठवीं में विज्ञान पढ़ने लगते हैं, याद रख लेना। छठी में संस्कृत यानी संस्कृति और आठवीं में विज्ञान। आठवीं में क्या, विज्ञान। ठीक है, आठवीं में। और नवीं में क्या है भैया, संपत्ति की रक्षा। नवीं क्लास में क्या, हिंसा से दूर रहना है। और 10 में है आपका, उतने याद रख लोगे तो फिर बाकी के याद रह जाएंगे। 8 में विज्ञान है। 6 में क्या बताया था, संस्कृत से संस्कृति याद रखो, यानी कल्चर के बारे में बताया गया है, कल्चर के बारे में। 7 में हमारे साथ में क्या रहता है, एनवायरमेंट हमेशा रहता है हमारे साथ में। 8वीं क्लास में विज्ञान। 8वीं में क्या है, 8वीं में भैया साइंस दिला दी पापा ने, ऐसे याद रख लो। और 9th में क्या आ गई बात, संपत्ति की। संपत्ति की, साइंस के बाद में संपत्ति है। साइंस पढ़नी पड़ी, बड़ा टफ सब्जेक्ट था। उसने पापा से जाके हिस्सा मांग लिया अपना, बोला जी मुझे नहीं पढ़ाई करनी, मुझे तो मेरी संपत्ति दे दो, अगले दिन संपत्ति। ठीक है। 10 में क्या है दोस्त आपका, 10 में है जो साथी आपका सामूहिक गतिविधि है, यानी कोई भी कैसे विकास का कार्य कर रहा है वो और आगे पहुंचे, और आगे पहुंचे। और 11वां आप जानते ही हो, सबसे ज्यादा पूछा जाता है के लिख करके। रीजनिंग में नंबर तो पढ़ते होगे ना, इजोटी, इजोटी कि भैया जे 10 पर है तो के कितने पर है, 11 है। आगे, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। अब आपसे उम्मीद करूंगा आपको जो सिखाया आप बताओ। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना। रक्षा कितने तरफ से करोगे, कितने में बताया था, बताना कौन सा मौलिक कर्तव्य है ये, अभी याद कराया था, अभी थोड़ा सा याद हो गया तो थोड़ा खुद करोगे तो हो जाएगा। क्या बोलोगे, बोलो भी फटाफट से। तो देश की रक्षा करना भैया चौथा मौलिक कर्तव्य है, हमको याद हो गया। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली, तो संस्कृति को किसमें बताया गया है, जो हमारी कल्चर है उसके बारे में, कि उसकी रक्षा करें, ये भैया छठा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति, संपत्ति कब, साइंस के अगले 9वां मौलिक कर्तव्य है। लेकिन ग्राम पंचायतों का गठन क्या ये है, नहीं भैया, ये तो सीधे सीधे आर्टिकल 40 में आता है जो डीपीएसपी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे। सर जी आज तो 60 क्वेश्चन नहीं हो पाए, जरूरी थोड़ी है यार एक ही दिन में 60 करने हैं, तुम्हारे अंदर पढ़ने का हौसला होना चाहिए। और ये सुबह की टाइमिंग है, ऐसा भी नहीं है गागर में सागर इसको इम्पैक्ट करेगी। मैं रोज पढ़ा सकता हूँ, आप रोज पढ़ सकते हैं, या न्यूज के लिए थम्स अप करें। अगर हमें ऐसा थोड़ी है कि 15 बोलिए तो भैया 15 ही करवाऊंगा, अगर 17 क्लास भी मुझे करवानी पड़ेंगी तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आज तो थोड़ा धीमे धीमे चीजों को समझाने में कि भाई क्या हम पढ़ेंगे उस सब में समय लगता है। कल से तो हम सिर्फ आपका कक्षा में आएंगे और आगे पढ़ाएंगे। राष्ट्रध्वज कौन से नंबर पे था भैया, पहला फंडामेंटल राइट है। पहली बार याद कर रहे हो ना बहुत सारे कि फंडामेंटल राइट कौन सा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में देखोगे कमाल करके आओ। तो राष्ट्रीय ध्वज की जो रेस्पेक्ट है नेशनल फ्लैग की वो एक है। भाईचारा की तो कौन सा मौलिक कर्तव्य था जरा बताना, कितने भाई, बोलो, क्वेश्चन आएगा। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे की भावना का विकास करना कौन सा मौलिक कर्तव्य है, क्या बोलेंगे भैया, सबका आंसर आ जाए तो मजा आ जाए। तो पांचों भाई, पांच पांडव, पांचों भाई, महिलाओं का सम्मान भी इसी में है। पांचों भाइयों ने क्या किया था, महिला का सम्मान किया था। कौरवों ने तो क्या किया था, द्रौपदी का चीरहरण किया था। तो पांचों भाई और महिलाओं का सम्मान।
अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये कहीं पर बताया गया है क्या? नहीं भैया, ये कहीं पर बताया नहीं। तो संविधान देश के बारे में बात करता, वहां भाईचारे की बात हो गई, तो लेकिन कहीं पर भी माता पिता और गुरु का आदर करना ये नहीं बताया। आया मजा? फिल्टर कर पाएंगे या नहीं? अब ऐसा तो नहीं है कि रटना पड़ेगा भैया 11 लाइन, मैंने आपको शब्द बता दिए, उन मूल शब्द, यही एक्यूप्रेशर है अपना जीएस का। बहुत बढ़िया, बहुत कमाल, सारे साथियों ने इतना ध्यान लगाया तभी बता पाए। यही बात मैं आपसे पूछ लेता ना कल रात को, पिछली रात को, कि भैया एकदम से तुम्हें खड़ा करके तुम्हारी टेबल से, अच्छा बताओ कि भाईचारे की भावना का विकास करना और महिलाओं का सम्मान करना ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तुम चक्कर खा जाते। लेकिन इस बात को अगली रात को मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम मुझे चक्कर आवा दोगे। बहुत कमाल, बहुत शाबाश। भारतीय संविधान के एक निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए, तो 4A में क्या बोलेंगे भैया? भाग 4A में है। ठीक है, भाग 4A। कौन से, कहां से लिए हमने मौलिक कर्तव्य? रूस से लिए। मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं, अब तक जो मैंने 30 प्रश्न बनाए हैं, यहां से एक प्रश्न आपकी परीक्षा का आप तय कर चुके हैं, किसी भी शिफ्ट का। ये बात मेरी आप कागज पर लिख लीजिए, यानी आपके 25 में से आप एक प्रश्न तय कर चुके हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के जो निर्देशक सिद्धांत हैं किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? मतलब न्यायालय उनको लागू नहीं कर सकता, तो न्यायालय उनको लागू नहीं कर सकता, इस बात को कहता आर्टिकल 37। ठीक है, जैसे 39 भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। भाई जितने भी डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी किस, कहां से? आयरलैंड से हमने लिया। तो डीपीएसपी जैसे कि आपका, अगर हम बात करें, अगर डीपीएसपी का कोई पालन नहीं कर रहा है तो न्यायालय उनको जबरन लागू करवाएगा क्या? जबरन लागू करवाएगा क्या, बताएंगे? आप कहेंगे नहीं भैया। ठीक है, तो दिक्कत आते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, 39D। डी, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, कोई भी काम चल रहा है उसमें कामगारों को भाग मिले, वो पार्टिसिपेट कर पाए ताकि उनका जीवन चल पाए, 43A। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, 41। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य, भाई राज्य का ये कर्तव्य है कि कम से कम आदमियों को उनकी लाइवलीहुड के लिए वो खाना पानी कर पाए, इसके लिए भोजन की व्यवस्था करे, 43। अब कह रहा 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं, 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो 1976 के द्वारा जोड़ा गया है तो भैया ABCD ही कुछ होगा, ABCD ही तो कुछ होगा। तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि A करें या D करें। A सही हो जाएगा। D क्यों नहीं होगा? क्योंकि D जो किया गया, ये समान पारिश्रमिक अधिनियम आया इसके लिए। इसके लिए तो क्या आया? समान पारिश्रमिक अधिनियम आया था, इक्वल सैलरी एक्ट। इक्वल सैलरी एक्ट 1976 से ये किया गया। ठीक है, इक्वल सैलरी एक्ट से, तो यानी कि ये 1976 जो संशोधन है उसके द्वारा नहीं किया गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जैसे 39D है, ऐसे ही 39A बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल हेल्प। 39A में क्या बताया गया है आपका? क्या बोलेंगे? जो 39A है ये बताता है साथ ही आपका समान न्याय, कि सबको बराबर न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गरीब अमीर को वंचित कर दिया जाएगा, गरीब को वंचित कर दिया जाएगा, अमीर को मिलेगा समान न्याय और निशुल्क। किसी के पास पैसा नहीं है, निशुल्क विधिक सहायता। जैसे लोग बोलते हैं कि भैया मेरे साथ तो अत्याचार हो रहा है लेकिन मैं कोर्ट कैसे जाऊं, कि वहां तो पैसे खर्च होते होंगे। नहीं, ऐसे तो गरीब का दमन हो जाएगा। इसीलिए क्या दिया गया है? एक प्रावधान दिया गया है कि एक सरकारी वकील फिर उनका मुकदमा लड़ेगा, कोर्ट की तरफ से उनको वो मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? कौन सा होगा, बताइए। देखो, अगर मैं नंबर ऑफ क्लासेस की बात करूं, जैसे मैंने पॉलिटी की 2 बताई हैं,
स्टैटिक की 4 बताई। अगर इनकी संख्या एक आध बढ़ जाए ना तो प्लीज उससे परेशान नहीं होना है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात किस में की गई है? 51 में की गई है, आर्टिकल 51। ठीक है। 41 ए किसके बारे में बताता है? पर्यावरण प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताता है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में। 43 ए अभी आया था आपका साथी, जो कामगारों की सहमायिता या सहकारी जो समिति बनती थी। 41 ए ये काम और सहायता के लिए हो गया, यानी 51 हो जाएगा आपका। आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सर अगर मैं वंडर क्लासेस के सारे प्रश्न कर लूं, अगर आप बहुत अच्छे से प्रश्न कर लेंगे, जो मैं समझा रहा हूं आप उसको कर लेंगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूं हर एक स्टूडेंट से, जिसके एक प्रॉमिस तो उससे इसके बेसिक्स अच्छे हैं, जिसको बेसिक समझ है, तो वो आराम से 18-20 क्वेश्चन पे जाएगा सीजीएल के लिए। एमटीएस के लिए भी वो 90% स्कोर पे जाएगा। हो सकता है जीएस में, हमने उसको पॉसिबल किया है पहले भी, 100% भी स्कोर बच्चों के आए जीएस में। बहुत एक स्टूडेंट नहीं है, अब सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं। जिनके बेसिक्स बिल्कुल अच्छे नहीं है तो भाई उनकी कोई गारंटी नहीं है। फिर आपको बेसिक्स कम से कम, फिर इसको तुम सब कुछ रटना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, फिर स्कोर नहीं आता, फिर थोड़ा समय लगेगा आपको। ठीक है। आर्टिकल 39 ए अभी बताया, समान न्याय। ग्राम पंचायत 40 में है, समान नागरिक संहिता। देखो आर्टिकल 48 में कह रहा है न्यायपालिका, नहीं जी, आर्टिकल 48 में है कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये तो आर्टिकल 50 में बताया गया है, आर्टिकल 50 में बताया गया। तो हमने डीपीएसपी तक खत्म कर लिया है सारा, डीपीएसपी तक खत्म कर लिया है। अब इस कक्षा को हम कल कंटिन्यू करेंगे आगे, यानी हम आ गए हैं आपका मुख्य रूप से कहाँ पर, जहां से आपका अब डीपीएसपी से भी क्वेश्चन बनना तय होता है। क्लासेस ऐसी रहेंगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस आपका एक रिव्यू, क्योंकि ये यूट्यूब नहीं है। बच्चों ने बड़ा मुझे प्रेशराइज किया कि भैया ये क्लास यूट्यूब पे करा दो। मैंने उनके लिए नायक सीरीज करा दी थी यूट्यूब पे। मैंने कहा कि एप्लीकेशन के बच्चों के लिए हमेशा कभी एफर्ट नहीं लगते, उनका तो बस कोर्स पूरा होता है, उनके लिए प्रैक्टिस जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, फिर उनको यूट्यूब पे आना पड़ता है। मैंने कहा मैं इस बार एप्लीकेशन पे कराऊंगा उनको। नहीं भी कराते इसको तब भी तुम थोड़ी ना कुछ कहते, तब भी तुम कहते कि भैया कोर्स था वो तो चल ही रहा था, विनर इतने दिन से विनर 2.0। लेकिन मेरा मन था आप लोगों के लिए एफर्ट लगाने का, ताकि आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर मैं कर पाऊँ, और मुझे उम्मीद है अच्छे छात्र उस पर बहुत फोकस करेंगे और होगा। तो एक बार रिव्यू जरूर लिखना, टेलीग्राम जरूर बताना, क्योंकि अब तो मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा, है ना, यहाँ पर ऑफलाइन होते नहीं, वहाँ बताना। ठीक है, और ख्याल रखना अपना बहुत सारा, ऐसे ही कंटिन्यू आगे इसको करते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।